चलो, गुड इवनिंग एवरीवन. How are you guys? ठीक है, whatever. You have exam in November. How many of you from old syllabus? Okay. Revised syllabus. Let me see the faces. Okay. Fine. So, how we're going to go and get started for next 15 days? That's the most important part. सबसे पहले बात तो, ideally, I'm sure all of you are aware of this subject-wise weightage which is given by ICAI. Ideally, have a look at this one. Have you ever looked into the weightage scheme? Practically, for revised syllabus, they've specified chapter-wise. For old syllabus, we have an experience which can be used as a weightage for respective chapters. In the old syllabus, if you remember, as per ICAI module, we had 9 chapters. तो पहले 9 चैप्टर में से जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 था, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग, if you see carefully, first 4 chapters for old syllabus and first 8 chapters of revised syllabus, they are nothing but your standards on auditing. ठीक है, आई होप एटलीस्ट एक बार आपने कम से कम स्टैंडर्ड वर्ड सुना होगा. हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर एवरी स्पेसिफिक ऐसे, डोंट वरी अबाउट इट. देन कमिंग ऑन दिस चैप्टर कॉल्ड कंपनी ऑडिट, दैट इज देयर फॉर ओल्ड सिलेबस एज वेल एज रिवाइज सिलेबस, दोनों के लिए. हाँ, इन केस ऑफ ओल्ड सिलेबस कंपनी ऑडिट में एक पार्ट 2 भी एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे. दैट इज बेसिकली योर लॉ के कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस, जैसे बायबैक ऑफ शेयर्स हो गया, बोनस इश्यू हो गया, या शेयर कैपिटल रिलेटेड ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है. दैट इज कवर्ड अंडर कंपनी ऑडिट 2 चैप्टर. नंबर 3, कैन यू सी वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. ये ओल्ड सिलेबस के लिए भी है, स्पेसिफिकली वाउचिंग वेरिफिकेशन नाम से चैप्टर एग्जिस्ट करता है. रिवाइज सिलेबस में देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो भी इनडायरेक्टली वाउचिंग वेरिफिकेशन ही है कि कैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को चेक करने वाले, वो वाला पार्ट डिस्कस करना पड़ेगा. देन देयर इज चैप्टर कॉल्ड स्पेशल ऑडिट. इट इज फॉर ओल्ड सिलेबस एज वेल एज रिवाइज सिलेबस. अगर आपको याद होगा, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, ऑडिट ऑफ अ क्लब, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. इसमें 2 चीज ऐड कर दी है फॉर अ रिवाइज सिलेबस. 2 चैप्टर्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक ऑडिट. इन दोनों को लास्ट में आखिरी एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. वो एक एडिशनल लेक्चर रहेगा ओनली फॉर रिवाइज सिलेबस स्टूडेंट्स. देन CIS वाला पार्ट, देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑडिट करना. वो ओल्ड के लिए भी था, रिवाइज के लिए भी था, पर दोनों के लिए कंटेंट अलग अलग है. तो उस चैप्टर के लिए भी ओल्ड एंड रिवाइज दोनों का लेक्चर अलग अलग रहेगा. बट डोंट वरी अबाउट दिस. पहले जो 10 से 11 लेक्चर्स हैं अप्रोक्सीमेटली सारे एसएस के ऊपर रहेंगे, कंपनी ऑडिट के ऊपर रहेंगे, वाउचिंग वेरिफिकेशन के ऊपर रहेंगे एंड स्पेशल ऑडिट के ऊपर रहेंगे, जो कि कॉमन है फॉर ओल्ड एज वेल एज रिवाइज सिलेबस. सो आइडियली फर्स्ट 11 और 12 lectures are going to be common for old as well as revised syllabus. Are we good? अच्छा, सिंपल बात. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू आस्क मी, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट होते हैं. दिस इज अ लिस्ट ऑफ रियली इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स फ्रॉम इंटरमीडिएट और IPC सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू. हर एक स्टैंडर्ड डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन. बिफोर वी स्टार्ट दिस स्टैंडर्ड, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं. सिंपल चीज है, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, थोड़ा बेसिक ब्रशअप. आई एम श्योर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो एग्जाम पहले भी लिखा होगा, इट्स फाइन, नो इश्यूज एट ऑल, पर थोड़ा ब्रशअप अगर हो जाएगा तो इट विल बी रियली फाइन विद यू. अभी गुड, शुड वी गेट स्टार्टेड? नोटबुक्स गिव हेडिंग. चलो नोटबुक्स लिखते जाओ, जितना लिखोगे उतना बेटर रहेगा थियरी के अंदर. सी अदरवाइज आई कैन कम हियर एंड टॉक, कोई तकलीफ वाला बात नहीं है. 2 घंटे खत्म भी हो जाएंगे, मुझे पता नहीं चलेगा, तुमको पता चलेगा, बट and you won't be able to understand and you won't be able to link with everything. So the idea is you have to write as much as possible. Notebooks give heading. सबसे पहले हेडिंग लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लिखो हेडिंग जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखो. जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. चलो गिव हेडिंग जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इन दैट राइट डाउन नंबर 1, सबसे पहला चीज क्या आएगा? बैलेंस शीट. नंबर 1 बैलेंस शीट. नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स. ब्रैकेट्स में लिखो इट इंक्लूड्स. नोट्स टू अकाउंट्स ब्रैकेट्स में लिखो इट इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. इट इंक्लूड्स significant accounting policies.
And the last point, statement of changes in equity. 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 This is SOCE. Simple question. सबसे पहले रिमेंबर द एंटायर सब्जेक्ट ऑडिटिंग जो हमको पढ़ना है दैट इज फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव. किसके पर्सपेक्टिव से सर? एक्सटर्नल ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव. सो व्हाट इज एन एक्सटर्नल ऑडिटर समझाएंगे आपको. इन सिंपल टर्म्स इट इज नथिंग बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर. कौन सा ऑडिटर सर? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है. तो सर वी शुड रियली नो व्हाट डू मीन बाय द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो सर सेक्शन नंबर 2 जो है हमारा डेफिनेशन सेक्शन, वहां 40th नंबर डेफिनेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 5 चीजें आती है बताया गया है. दैट इज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट दैट इज P&L अकाउंट, योर कैश टू स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स. एक नोट्स टू अकाउंट से वर्ड होता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कोई भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकालेंगे और वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे, सबसे लास्ट में आपको एक डिटेल में मिलेगा नोट्स टू अकाउंट्स, जहां पर सबसे पहला नोट होता है कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन. लेट मी गिव एन एग्जांपल, फटाफट से देखना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू अपना बैलेंस शीट, नंबर 2 P&L अकाउंट, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 4 कैन यू सी नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ CFS. इसमें देखो कैन यू सी पॉइंट नंबर 2 सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जिनको दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन किया है. अगर आप एक यूजर हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तो आपने नोट्स टू अकाउंट्स में सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ने चाहिए, ताकि आप समझ सकते हो कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन किया गया है. मतलब सर नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर ही सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आता है. सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एग्जांपल, रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया है, एसेट्स को कैसे एक्वायर किया है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का तरीका क्या है, गुडविल अमोर्टाइज कैसे करने वाले हैं. मतलब जितने भी एप्लीकेबल कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसकी जो हमारी वाली एक्सेप्टेबल पॉलिसी है जिसको यूज करते हुए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया होगा, उन पॉलिसीज को हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर डिस्क्लोज करते हैं. सर ये हमारे नोट्स टू अकाउंट्स का ही पार्ट होता है. आइडियली नोट्स टू अकाउंट्स बनना शुरू होते हैं, साथ साथ में आपका P&L अकाउंट बनता है एंड साथ साथ में आपका बैलेंस शीट बनता है. मतलब सब कुछ प्रोसेस साथ में चलेगा एंड लास्ट में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से बना सकते हो. बट नॉर्मली नोट्स टू अकाउंट्स के साथ साथ ही आपका इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट फाइनलाइज किया जाता है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है सर. हु इज रिस्पांसिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैनेजमेंट. ध्यान रखना, हु इज रिस्पांसिबल सर? मैनेजमेंट. सो सर व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑडिटर? एक ऑडिटर क्या करता है? लिखो डेफिनेशन, लिखो पॉइंट नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ ऑडिट. लिखो पॉइंट नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ ऑडिट. पॉइंट नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ ऑडिट. याद है डेफिनेशन? याद है क्या डेफिनेशन? सबको याद हो गया यार. तो इट्स सिंपल, इट्स एन एग्जामिनेशन, बट द वर्ड इंडिपेंडेंट इज इंपॉर्टेंट. याद है कि वर्ड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. तो काम करो नोटबुक्स में लिखो ऑडिट, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. It is an independent examination of financial information. It is an independent examination of financial information for any entity, that is whether profit making or not, that is whether profit making or not, comma, irrespective of its size or legal structure, irrespective of its size or legal structure, irrespective of its size or legal structure, with a view to express an opinion thereon. With a view to express an opinion thereon. देखो सर सिंपल बात,
Look at the definition carefully. एक वर्ड आया होगा independent examination. The word independent examination is very very important. Like the question is, क्या सर ये वर्ड independent कहीं डिफाइंड है? अगर आप मुझे पूछोगे explicitly independent वर्ड को डायरेक्टली कहीं डिफाइन नहीं किया है, इनडायरेक्टली एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन होगा इसको प्रोवाइड किया है इन डिफरेंट डिफरेंट लॉज. फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजंस बनाए हुए हैं, याद है क्या? क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर. तो कब एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट कहलाएगा? डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन. या आपने सुना होगा रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर. अगर आपने 5 साल या 10 साल तक ऑडिट कर लिया है तो अब आप इंडिपेंडेंट इंसान नहीं ऑडिट करने के लिए, वो भी एक इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने के लिए प्रोविजन बनाया गया था. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949. वहां पर भी बता के दिया है दैट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज. याद है क्या? 144 वाली प्रोहिबिटेड सर्विसेज. लेट्स से मैं सेम कंपनी के लिए अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों नहीं कर सकता हूं. मतलब क्योंकि अगर मैं अकाउंटिंग करूंगा दैट मींस आई एम वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट, सो आई कैन नॉट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन. तो ये इंडिपेंडेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आएगा व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. अभी के लिए एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? अनबायस्ड. एक पर्सन जो कंप्लीटली अनइन्फ्लुएंस्ड है और ये अपना ओपिनियन अच्छे से प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे एक्सप्रेस करने वाला है. सो व्हाट इज ऑडिट सर? सिंपल चीज. एग्जामिनेशन किसका सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हमने डिस्कस किया ऑलरेडी. तो सर ऑडिटर क्या करेगा? एग्जामिन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. सर क्या ये ऑडिट, जो ऑडिट का हम बात कर रहे हैं, इज दिस एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज? यस, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज. सर क्या बैंकिंग कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल. इंश्योरेंस के लिए भी? यस. कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए भी? यस. तो सर किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? प्रैक्टिकली अगर आप मुझे पूछोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा एचयूएफ. इन तीन को छोड़ करके बाकी सब के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कंपल्सरीली एप्लीकेबल. आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. कौन सा ऑडिट सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. सो सर इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. किसके लिए सर? फॉर एनी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं है. सेक्शन 8 भी हो तब भी एप्लीकेबल है, फर्क नहीं पड़ता. सर छोटा कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, बड़ा कंपनी, लिस्टेड कंपनी है, फर्क नहीं पड़ता. हर एंटिटी के लिए एप्लीकेबल है. इंपॉर्टेंट बात क्या है? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद में उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले हो. क्या करने वाले हो? ओपिनियन एक्सप्रेस. तो मतलब सर जब हम ऑडिटर का रिपोर्ट देखेंगे वहां पर हमें ओपिनियन मिलना चाहिए. क्या मिलना चाहिए? ओपिनियन मिलना चाहिए. आज हम डिस्कस करेंगे, फाइनली विल गो टू ऑडिट रिपोर्ट एज वेल, डोंट वरी, जहां पर हम ओपिनियन कितने टाइप के होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए एक ऑडिटर को ओपिनियन एक्सप्रेस करना है. किसके ऊपर से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. तो सर सिंपल बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हु प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैनेजमेंट. आई ओनली एग्जामिन देम एंड आफ्टर एग्जामिनेशन I express my opinion. This is the definition of auditing. Which audit sir? Financial statement audit. तो एक काम करो, जो आपने हेडिंग लिखा था ना, definition of audit, ब्रैकेट्स में लिखो financial statement audit, ब्रैकेट्स में लिखो financial statement audit और external audit और statutory audit. Financial statement audit और external audit और statutory audit. मतलब कोई भी रेफरेंस दे दो. स्टैट्यूटरी मतलब समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ. क्या ये ऑडिट कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय लॉ है? यस, कंपनी एक्ट में बोला गया है कि आपने हर कंपनी का ऑडिट करवाना चाहिए एंड दैट पर्सन शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन. हाँ, इंडिपेंडेंट वर्ड का रेफरेंस बहुत सारे और प्रोविजन से आ रहा है जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं. अभी गुड. अभी सर क्वेश्चन ये आता है, ये हम ऑडिट करते हैं किसके लिए? सो देयर आर समथिंग कॉल्ड एज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक काम करो, लिखो पॉइंट नंबर 3, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लिखो पॉइंट नंबर 3, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Users of financial statements. Who are the users? I'm sure ये तो आपको CPT में पढ़ाया होगा. If you remember, just spend 2 minutes, look at the users. सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मुझे पूछोगे तो कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए, या नंबर 2 अगर आप मुझे पूछोगे जो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो लोग कंपनी में आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं. नंबर 3, बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो उन्होंने पैसा दिया होगा कंपनी को, वो चाहते हैं कंपनी का ओवरऑल पोजीशन देखना, या गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, दैट कैन बी वन ऑफ द यूजर्स. या सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप मुझे पूछोगे, कंपनी का मैनेजमेंट खुद, ये समझने के लिए वेयर हैव वी बीन गोइंग रॉन्ग फॉर लास्ट फ्यू इयर्स, हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए, उसके लिए शायद मैनेजमेंट खुद एक यूजर हो सकता है. एंड समटाइम्स ऐसा बोलते हैं इवन एम्प्लॉइज आर द यूजर्स. एक सिंपल क्वेश्चन होता है, देखो एक एम्प्लॉय व्हेन आई जॉइन अ कंपनी,
ऑब्वियसली मेरा ग्रोथ डिपेंडेंट है कंपनी की ग्रोथ के ऊपर। तो सर आई वुड ऑलवेज वांट टू बी अपडेटेड अबाउट कि मेरा कंपनी जिसका मैं पार्ट हूं वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शायद मुझे भी आगे फ्यूचर के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा। तो सर समटाइम्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन शुड आई स्टे विद दिस कंपनी और शुड आई शिफ्ट टू अनदर कंपनी, फॉर दैट आई माइट बी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एम्प्लॉय भी यूजर हो सकता है। तो सर जनरली कुछ यूजर्स होते हैं हमारे पास में, नोटबुक पे लिखो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर ए शेयर होल्डर्स, नंबर ए shareholders. Next, number 2, employees. Next, prospective investors. Prospective investors. Through, continue करना, prospective investors through research analyst. Through research analyst. ये वर्ड सुना क्या आपने, रिसर्च एनालिस्ट? मतलब कुछ ऐसे लोग जो कंपनीज के नंबर्स निकाल करके उनके फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में रिसर्च करते हैं एंड फिर डिसीजन बनाते हैं कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर या तो खुद डायरेक्टली यूज करेगा या रिसर्च एनालिस्ट उसके लिए रिसर्च करेगा फिर वो डिसीजन मेकिंग करेगा। तो मे बी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर खुद डायरेक्टली एक यूजर ना हो पर उसके बिहाफ पे कोई और बंदा रिसर्च एंड एनालिसिस कर सकता है जो हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करेगा ही करेगा। तो सर रिसर्च एनालिस्ट भी एक यूजर कहला सकता है, वन ऑफ द यूजर फॉर हुम सर prospective investors. Next, government agencies. Next, government agencies. Next, creditors. आपने सुना होगा sometimes suppliers change their terms. ओरिजिनली आपको उन्होंने 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया होगा, कुछ टाइम के बाद बोलते हैं अब सिर्फ कैश बेसिस पे काम करेंगे। मे बी आपकी कंपनी का पोजीशन खराब हो रहा है और शायद आपने उनका पहले पुराना पेमेंट नहीं किया होगा, तो मे बी दे माइट वांट टू चेंज द टर्म्स। सो सर दे कैन आल्सो बी वन ऑफ योर यूजर्स। एंड द लास्ट वन, कस्टमर्स। कस्टमर्स देखो नॉर्मली कस्टमर एक डायरेक्ट यूजर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे को माउस खरीदने का है, मैं जाके इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालेगा क्या? नहीं। नॉर्मली जो मेरा एंड यूजर होता है वो नॉर्मली कंज्यूमर जो होता है वो मेरे लिए एक यूजर नहीं होता है। बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तो सर अगर मैं चाहता हूं आई एम अ ह्यूज एंटिटी, मैं चाहता हूं इन्फोसिस या टीसीएस या विप्रो तीनों में से किसी एक को मैं मेरा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे रहा हूं, मतलब एंटायर आईटी डिपार्टमेंट ऑफ माइन विल बी टेकन केयर बाय वन ऑफ दीज कंपनीज। समझो मेरा बात, ये मुझे आईटी सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाले। तो सर मे बी इफ आई एम अ ह्यूज एंटिटी आई माइट बी कंसर्न कि आउट ऑफ दीज कंपनीज विच वन शुड आई पिक। तो समटाइम्स इन अ सर्विस इंडस्ट्री यू माइट बी इंटरेस्टेड कि जिस बंदे को आप एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हो वो बंदे का ओवरऑल पोजीशन कैसा रहेगा। ये आपने सुना होगा टेंडर्स, वाइल फाइलिंग टेंडर्स ऑल्सो कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो वहां से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि यार आप 1000 करोड़ टेंडर भर रहे हो, क्या पिछले 5 साल में आपका ओवरऑल टर्नओवर 1000 करोड़ क्रॉस किया था क्या एवरेज? तो सर उससे पता चलेगा मे बी आर यू अ एलिजिबल कंटेंडर और नॉट। तो समटाइम्स एज अ customer I might be interested in the financial position of the company, not in a regular due course of scenario. नॉर्मल अगर आप चश्मा खरीद रहे हो, आईपैड खरीद रहे हो, आप कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चेक करते हो। बट हाँ, इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री व्हेन आई एम डीलिंग विथ रियली ह्यूज अमाउंट एंड आई एम लुकिंग फॉर अ सर्विस जहां शायद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो शायद मैं कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में भी इंटरेस्टेड रह सकता हूं। तो इवन अ कस्टमर कैन बी अ यूजर इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस। तो ये सर क्या हो गया मेरे लिए? यूजर्स। बात सुनना भी सर, management is responsible for preparation of financial statement. These users are interested in these financial statements. The problem is, जब भी आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट से बात करोगे, क्या वो ऐसा बोलेगा क्या कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है? Normally no one will project like that. You getting my point? तो सर यूजर्स रिलाई कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, पर क्वेश्चन क्या आता है, मे बी शायद मैनेजमेंट ने ढंग से प्रिपरेशन नहीं किया होगा। चलो उन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से किया है, फिर भी हमें एक थर्ड पार्टी चाहिए, एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए जो इंडिपेंडेंटली आकर के मैनेजमेंट के बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करे, उसके ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे शायद हमारे लिए डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल हो जाएगा। सर जनरली क्या होता है, यूजर्स डू नॉट वांट टू रिलाई ऑन डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, सो वी वांट अ थर्ड पार्टी। द थर्ड पार्टी इज ऑलवेज द ऑडिटर। सो इफ यू आस्क मी, जस्ट लुक एट दिस स्मॉल डायग्राम। सर नॉर्मली अगर आप मुझे पूछेंगे, ये मेरे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरे बहुत सारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। सर who prepares the financial statements? Management. So auditor comes in the middle. Ideally इसका काम क्या होता है, इस गैप को ब्रिज करने का, मतलब he will examine financial statements और रिपोर्ट बना करके देगा यूजर्स को, ताकि यूजर्स डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। मतलब सर मैनेजमेंट एंड यूजर्स के जो बीच का गैप है वो ब्रिज करने के लिए एक थर्ड पार्टी आता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटर। ऑब्वियसली ऑडिटर शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। क्यों? अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहेगा
तो मेरे यूजर्स को रिलाई करना आसान हो जाएगा एंड मेरे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिलायबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है एक इंडिपेंडेंट बंदे ने साइन करके दिया, मतलब 100% कुछ क्रेडिबिलिटी है उस इंडिपेंडेंट इंसान का. ऑन दैट बेसिस आई माइट रिलाई ऑन दीज नंबर्स. इसीलिए एक ऑडिटर टेक्निकली एज अ ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन द यूजर्स एंड द मैनेजमेंट. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? सर मतलब सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उसके बाद नंबर 2 हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड नंबर 3 ऑडिटर क्या करता है, ही एग्जामिन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन दोस नंबर्स फॉर द यूजर्स. इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? सी इट्स अ क्रैश बैच, अपने को जल्दी पढ़ने का है. आई एम श्योर आपने सब पढ़ा होगा. थोड़ा स्टार्टिंग वाला पार्ट इसलिए स्लो जा रहा हूं, अदरवाइज आई वुड वांट अपन थोड़ा पिकअप करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे आगे. शुड यू प्रोसीड? पक्का से नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखो. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर. Objectives of an auditor. Objectives of an auditor. Objectives of an auditor. शायद आपने पढ़ा होगा, दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ाए होंगे. डिवाइड इन टू पार्ट्स. ऑब्जेक्टिव्स डिवाइड इन टू पार्ट्स. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. डिवाइड इन टू पार्ट्स. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अंडर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव राइट डाउन मेन काम क्या है ऑडिटर का, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. तो अंडर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव राइट डाउन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अंडर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव राइट डाउन, अंडर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव राइट डाउन डिटेक्शन एंड करेक्शन, detection and correction, detection and correction of material misstatements, detection and correction of material misstatements, detection and correction of material misstatements. ये जो word material misstatements उसके ब्रैकेट्स में लिखो frauds और errors. material misstatements के ब्रैकेट्स में लिखो frauds और errors, फ्रॉड्स और एरर्स. तो सुनिए में केयरफुली, सिंपल चीज देखो. मेन ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना. किसके ऊपर सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. मुझे एक बात बताओ, ओपिनियन देने से पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन करना पड़ेगा, और एग्जामिन करते हो तो अपने आप को पूछते क्या हो, क्या कुछ गलतियां हैं क्या? देखो गलतियां मतलब एक मिसस्टेटमेंट, इट कैन बी इधर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. जानबूझ के गलती की गई है मतलब वो फ्रॉड रहने वाला है. अगर कोई एक इंटेंशनल एरर है तो वो फ्रॉड कहलाता है. अनइंटेंशनल गलती मतलब जनरली उसको अज्यूम करते हैं एक एरर है. मतलब एरर कैन बी इधर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. इफ इट इज इंटेंशनल देन वी कैटेगराइज इट अंडर फ्रॉड वर्ड. इंपॉर्टेंट बात क्या है, एज अ ऑडिटर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल एरर्स. सी हर कंपनी के अंदर छोटी मोटी गलतियां हो सकती है यार. इवन इन अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी गलतियां हो सकती है, तो एक बड़े कंपनी के अंदर भी गलतियां हो सकती है. क्वेश्चन क्या है, is there a material misstatement? What sir, I'm talking about a word material misstatement. Sir, is this word defined anywhere? Yes, it is defined. एक काम करो, नीचे नोट लिखो, इसके नीचे नीचे लिखो नोट. प्राइमरी सेकेंडरी लिखा आपने, उधर लिखो नोट. नोट नंबर 1 जनरल है बेटा. हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, नीचे लिखो नोट नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. डेफिनेशन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. राइट डाउन. इफ एन ऑडिटर्स जजमेंट, if in auditor's judgment any error or fraud, any error or fraud which can influence the decision of my users, which can influence the decision of users, which can influence the decision of users, comma, can be termed as material misstatement. Can be termed as material misstatement. देखो अभी के लिए एकदम सिंपल डेफिनेशन दिया है.
कोई भी ऐसी गलती, सिंपल चीज, एक ऑडिटर किसके लिए काम करता है? यूजर्स के लिए। कोई भी ऐसी गलती है जो मेरे यूजर्स के डिसीजन को बदल सकती है। सिंपल एग्जांपल, कंपनी के अगेंस्ट में कोई लीगल केस आउटस्टैंडिंग है, मैनेजमेंट उस केस को छुपाना चाहता है, या कंपनी का करंट जो नया प्रोडक्ट है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, कंपनी उसके लिए वारंटी प्रोविजन क्रिएट नहीं करना चाहता है। मतलब देयर कैन बी एनी सिचुएशन जहां आपको लगता है मैनेजमेंट जानबूझ के या एक एम्प्लॉय फ्रॉड हुआ होगा ना। एम्प्लॉय फ्रॉड के लिए मैनेजमेंट शायद डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली क्या उन्हें कोई ना कोई ऐसे एक्शंस देने पड़ेंगे जिसकी वजह से ऐसी चीजें रिपीट ना हो, वो इंश्योर किया जा सके। मतलब सर ऐसी कोई भी गलती, इट कैन बी इधर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, जिससे मेरे यूजर का डिसीजन बदल सकता है। सर मेरे यूजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज माई प्रायोरिटी। उनका डिसीजन अगर बदल गया तो मेरे लिए ना वो गलती मटेरियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मटेरियल कहलाएगी। एक सिंपल बात आपको बोलता हूं, इस वर्ड के ऊपर ही पूरा ऑडिट है। This word itself changes the entire audit. Why? I'll give an example. हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओपिनियन। हमारा जो क्लीन ओपिनियन है वो कब नहीं आता है? नॉर्मली क्लीन ओपिनियन आता है। क्लीन ओपिनियन कब नहीं आता है? अगर मुझे कोई मटेरियल स्टेटमेंट मिल जाए तो। सिंपल तरीके का अगर आप मुझे पूछेंगे, मेरा ओपिनियन ही बदल जाएगा बिकॉज ऑफ वन वर्ड, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पढ़ाऊंगा 705 के अंदर। दिस वर्ड चेंजेस द एंटायर रिपोर्ट ऑल टुगेदर। दिस वर्ड कैन रिजल्ट इनटू अ मॉडिफाइड रिपोर्ट। एक बार सुना होगा आपने, मॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड ओपिनियन। मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से ही सब कुछ बदल जाता है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका अंडरस्टैंडिंग आपको और टाइम के साथ में आएगा, क्योंकि जो मटेरियल वर्ड है ये भी डिफाइंड है। कहां पर? 320 मटेरियलिटी स्टैंडर्ड है, जहां पर मटेरियलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मिसस्टेटमेंट मतलब टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, एक टाइप्स ऑफ गलतियां भी होती है जो हम टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स और एरर्स में डिस्कस करेंगे। मतलब हर एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए कोई भी ऐसी गलती, चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, एज अ ऑडिटर आपके हिसाब से वो आपके यूजर को डिसीजन लेने में चेंज कर देगी या उस डिसीजन को इंपैक्ट कर देगी, तो गलती आपके लिए क्या कहलाएगी? मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहलाएगी। सर अब वापस से सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पढ़ना। गो टू सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, रीड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वंस अगेन। डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ, मतलब सर देखो यहां वर्ड में प्रिवेंशन नहीं है। Why not prevention? अरे ऑडिटर cannot prevent misstatements. I do not run the company. Who runs the company? Management. तो मैनेजमेंट प्रिवेंट कर सकता है कि मिसस्टेटमेंट्स ना हो। कैसे प्रिवेंट करेगा? बाय डिजाइनिंग गुड इंटरनल कंट्रोल। सुना है क्या वर्ड ये? इंटरनल कंट्रोल। अगर वो अच्छे कंट्रोल्स लगाएंगे तो शायद गलतियां नहीं होगी, आइडली गलतियां नहीं हो या उनका होने के चांसेस कम हो जाए, उसके लिए ही इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है, दोनों में रिलेशनशिप क्या है। अभी के लिए एज ऑडिटर यू कैन नॉट प्रिवेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, बट यस, while doing the audit, can you detect misstatements? Yes. And if you find the misstatement, can you ask the management to correct it? Yes. आप करेक्ट भी करवा सकते हो, रादर आपने हमेशा करेक्ट करने का मौका देना ही चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे 705 में बोला है गलती मिलती है तो छुपा छुपा के डायरेक्टली रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। पहले मैनेजमेंट को मौका देना पड़ता है करेक्ट करने के लिए। वो करेक्ट करता है तो ठीक, नहीं करता है तो ही आप मॉडिफिकेशन देते हैं। बात समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? पक्का? सर मतलब प्रैक्टिकली क्या है? बोलने के लिए बोला है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, पर जब तक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही नहीं सकता। मतलब जब तक आपको पता नहीं है ना कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, आप रिपोर्ट फाइनलाइज करोगे कैसे? क्योंकि रिपोर्ट में फाइनल ओपिनियन देने से पहले ये ढूंढना तो पड़ेगा ही कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। मतलब एक वर्ड आता है, इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट क्या है? इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब क्या उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, उसके बेसिस पे आप डिसीजन देने वाले हो। मतलब सर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अचीव करना ही पड़ेगा टू अचीव द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्लियर टू यू? इस प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्लियर टू यू? अच्छा अब सुनो मेरा बात, लिखो नोट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। ये लैंग्वेज आपके ऐसे से बोरो किया है। कहां से बोरो किया है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से बोरो किया है। लिखो एज पर ऐसे 200, एज पर ऐसे 200, एज पर ऐसे 200 का नाम क्या है? डबल कोट्स में लिखो, इन डबल कोट्स राइट डाउन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। एज पर ऐसे 200 डबल कोट्स में लिखो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स of an independent auditor, overall objectives of an independent auditor, overall objectives of an independent auditor, and the conduct of audit, and the conduct of audit in accordance, and the conduct of audit in accordance with, and the conduct of audit in accordance with standards on auditing, and the conduct of audit in accordance with standards on auditing. ये सिर्फ 200 का नाम है, डबल कोट्स क्लोज,
डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, कंटिन्यू करो. ऑडिटर शुड, अब एक्चुअली शुरू होगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या आता है, कॉमा, ऑडिटर शुड ऑब्टेन reasonable assurance, auditor should obtain reasonable assurance, should obtain reasonable assurance that whether financial statements are free from material misstatements, whether financial statements are free from material misstatements, whether financial statements are free from material misstatements and are prepared, are free from material misstatements and are prepared and presented, are prepared and presented as per applicable FRF, as per applicable FRF. What is FRF? Brackets में लिखो Financial Reporting Framework. As per applicable FRF. Brackets में लिखो Financial Reporting Framework. Before expressing his opinion, in the auditor's report. Before expressing his opinion in the auditor's report. Before expressing his opinion in the auditor's report. देखो सुनो मेरा बात वापस से, ये जो नोट लिखा है मैंने आपको, ये बेयर स्टैंडर्ड का लैंग्वेज है. आप नोटिस करेंगे उस लैंग्वेज को ही समझने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी बनाए गए थे. देखो जरा मेन चीज, हमें कैसा अश्योरेंस चाहिए. लुक एट द वर्ड रीजनेबल अश्योरेंस. व्हाट इज द वर्ड सर? रीजनेबल अश्योरेंस. माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अश्योरेंस? अश्योरेंस का मतलब होता है कंफर्ट. अगर आप मुझे पूछोगे ना, अश्योरेंस एक ब्रॉडर वर्ड है. आप बोल सकते हो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स. क्या बोल सकते हो? अश्योरेंस एंगेजमेंट्स. रादर कुछ बड़े बड़े फर्म्स के अंदर ऑडिट डिपार्टमेंट का नाम अश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है. क्या नाम होता है? अश्योरेंस डिपार्टमेंट. बिकॉज अश्योरेंस इंक्लूड्स ऑडिटिंग. टेक्निकली अश्योरेंस इज अ ब्रॉडर वर्ड, इट इंक्लूड्स ऑडिटिंग. सर अश्योरेंस का मतलब होता है कोई भी चीज को एग्जामिन करना और अपने हिसाब से कंफर्ट देना थर्ड पार्टी को. दैट इज कॉल्ड एज अश्योरेंस एंगेजमेंट. मतलब सर एक ऐसा एंगेजमेंट जहां पर आपको हायर किया गया है टू एग्जामिन सर्टेन नंबर्स और सर्टेन कंट्रोल्स एंड आपको उसके ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हुए कंफर्ट देना है जिस बंदे ने आपको अपॉइंट किया. दैट इज कॉल्ड एज अश्योरेंस एंगेजमेंट. क्या ऐसे ये ऑडिट का लैंग्वेज ही बोल रहा है? हाँ, ऑडिट इज मोर स्पेसिफिक. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. तो सर एज अ ऑडिटर आपको अश्योरेंस देने से पहले खुद भी तो अश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा. सी यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद द नंबर्स, ओनली देन यू कैन एक्सप्रेस एन ओपिनियन. तो सर आपने खुद से पहले रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना चाहिए. व्हाई द वर्ड रीजनेबल? द क्वेश्चन इज सर ये वर्ड रीजनेबल क्यों आ रहा है? व्हाई नॉट एब्सोल्यूट? व्हाई रीजनेबल, व्हाई नॉट एब्सोल्यूट? एक काम करो, ये हमने लिखा, नोट नंबर 3 लिखो. नोट नंबर 3 लिखो. सी क्रैश बैच में बैठे हो, एक्सपेक्टेशन है कुछ पहले पढ़ा होगा, इसलिए थोड़ा जंप कर रहा हूं चीजों के ऊपर ताकि फटाफट लिंकिंग करके आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, 2 वर्ड होते हैं बेटा. एक होता है रीजनेबल अश्योरेंस. देखो 2 वर्ड्स, एक लिखो रीजनेबल अश्योरेंस, एक लिखो एब्सोल्यूट अश्योरेंस. 2 वर्ड्स आएंगे, एक आएगा रीजनेबल अश्योरेंस, दूसरा आएगा एब्सोल्यूट अश्योरेंस. रीजनेबल अश्योरेंस, दूसरा आएगा एब्सोल्यूट अश्योरेंस. अंडर एब्सोल्यूट अश्योरेंस, अंडर एब्सोल्यूट अश्योरेंस एक वर्ड ऐड करो, नीचे लिखो, उसके ड्रॉप डाउन बनाओ, ऐसा एरो बना के नीचे लिखो. इट रिक्वायर्स कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंसेस. अंडर एब्सोल्यूट अश्योरेंस राइट डाउन, इट रिक्वायर्स कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंसेस. इट रिक्वायर्स कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंसेस. और उसके नीचे लिखो, किसके नीचे? कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस के नीचे, ओनली देन यू कैन एक्सप्रेस ट्रू एंड करेक्ट व्यू. Only then you can express true and correct view. Only then you can express true and correct view. Only then you can express true and correct view. अब जरा reasonable assurance के नीचे आओ. Under reasonable assurance head down, we generally obtain persuasive audit evidences. We generally obtain persuasive audit evidences.
persuasive audit evidences. That's why नीचे drop down arrow, we express true and fair view. That's why we express true and fair view. Persuasive audit evidences. That's why we express true and fair view. अब सुनना मेरा बात ध्यान से. एक होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, मतलब 100% कंफर्ट. एक होता है रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब सर कंफर्ट है बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट से आई हैव चेक्ड एवरीथिंग. 100% कंफर्ट नहीं है. क्या होता है सुनो मेरा बात. एक वर्ड है ऑडिट एविडेंस. क्या वर्ड है? ऑडिट एविडेंस. आगे स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं. मतलब सर ऑडिट के अंदर जिन चीजों को आप चेक कर रहे हो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलेटेड रहेगा. सो ऑडिट एविडेंस इज एनी इंफॉर्मेशन. ऑडिट करते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो ना वो ऑडिट एविडेंस कहला सकता है. मतलब आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी किया, ऑडिट एविडेंस है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा, ये भी ऑडिट एविडेंस है. मतलब सर क्या मुझे ऑडिट के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना होता है? हाँ. तो सर आई नीड ऑडिट एविडेंसेस. सर जनरली आप ऑडिट के अंदर देयर आर टू वर्ड्स, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, दूसरा होता है कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस. एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं. कंपनी ने परचेज किया, मैंने बोला प्रूफ क्या है? परचेज इनवॉइस. इस परचेज इनवॉइस परसुएसिव और कंक्लूसिव? इस परचेज इनवॉइस परसुएसिव या कंक्लूसिव? परसुएसिव, कंक्लूसिव. परचेज इनवॉइस है, परचेज किया होगा, कंक्लूसिव ना. परसुएसिव का मतलब होता है कन्विंसिंग. परसुएसिव का मतलब होता है, देखो परसुएड करना मतलब कन्विंस करना. सो परसुएसिव नथिंग बट कन्विंसिंग. सुनना मेरा बात. परचेज इनवॉइस इज जस्ट कन्विंसिंग मी कि शायद परचेज हुआ होगा, बट सर गारंटी नहीं है. हो सकता है रिक्वायरमेंट था ही नहीं, सिर्फ परचेज इनवॉइस ले लिया होगा किसी से. There is something called as fake invoices. सर तो श्योरिटी कब मिलेगी? जब मेरे पास में there is something called as material requisition form की रिक्वायरमेंट था, किसी ने अप्रूव किया था. नंबर 3 किसी ने कोटेशन एनालिसिस परफॉर्म किया था, फिर हमने पीओ बनाया था, फिर गुड्स रिसीव हुआ था, क्वालिटी चेक हुआ था, फिर जीआरएन बना था, फिर इनवॉइस आया था, फिर हमने उसको चेक करते हुए 3-वे मैच किया कि सर जितना ऑर्डर किया उतना रिसीव हुआ एंड उतने के लिए पे कर रहे हैं क्या. फिर हमारा पेमेंट अप्रूव हुआ, तब जाके हमने पेमेंट किया. ये सब चेक करने का बोल सकता हूं शायद परचेज हुआ है. मैं तो बोलूंगा इसके अंदर भी एक चीज और, जाके देखो जो खरीदा था वो कंज्यूम भी हुआ है क्या. यस ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो. मतलब देयर शुड बी ए ट्रेसिंग, देयर समथिंग कॉल्ड ऑडिट ट्रेल. जो तुमने खरीदा कब, कंज्यूम किया और बेचा कब है. समझ रहे हो मेरा मतलब. तो लिटरली आई विल बी कंक्लूडिंग ऑन समथिंग ओनली व्हेन आई एम 100% श्योर. तो नॉर्मली हम ऑडिट के अंदर कंक्लूसिव एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पाते. मैं नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं करते, करते हैं, बट 100% कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं मिलते हैं. क्यों नहीं मिलते सर? टाइम नहीं होता है. वी हैव लिमिटेड टाइम. इसीलिए पता है आपको बोला है सैंपलिंग लगाओ, आपको बोला है परसुएसिव एविडेंसेस ऑब्टेन करो. हाँ ट्राई करो ऐसे प्रोसीजर लगाने का कि जितना पॉसिबल कंफर्ट मिल सकता है उतना ऑब्टेन करो. बट सर 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, 100% श्योरिटी लेना पॉसिबल नहीं है. उसके लिए बहुत टाइम लगेगा. दैट मच टाइम वी कैन नॉट रियली एलोकेट इन द नॉर्मल प्रोफेशनल सिनेरियोस. तो सर एक्सपेक्टेशन क्या है? जब आपको बोला है आप कंक्लूसिव एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो तो आप ट्रू एंड करेक्ट भी नहीं बोल सकते हो. ट्रू एंड करेक्ट का मतलब क्या? 100% करेक्ट है. मैं बोलता हूं दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड करेक्ट, मेरे हिसाब से सही है और सही मतलब 100% सही है. एक बोलता हूं ट्रू एंड फेयर, मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है. सो ट्रू एंड फेयर के अंदर टेक्निकली लेस कंफर्ट है इन कंपैरिजन टू ट्रू एंड करेक्ट. इन ट्रू एंड करेक्ट वी नीड एब्सोल्यूट कंट्रोल, एब्सोल्यूट कंफर्ट. इन ट्रू एंड फेयर वी नीड ओनली रीजनेबल अश्योरेंस. दैट्स व्हाई द वर्ड इज रीजनेबल अश्योरेंस एंड दैट इज व्हाई वी एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू. दैट इज व्हाई वी एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर. अभी तक ट्रू एंड फेयर पढ़ाया नहीं मैंने आपको, वो अलग चीज है. सिर्फ बता रहा हूं हम ट्रू एंड फेयर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें कंक्लूसिव एविडेंस ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल होता है. हम लोग कन्विंसिंग एविडेंसेस ऑब्टेन करते हैं. उनके लिए वर्ड क्या है? परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस. बात समझ में आएगा? एक कॉन्सेप्ट और आएगा जो पढ़ाने वाला हूं. इट इज कॉल्ड एज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट. कौन सी लिमिटेशंस? इनहेरेंट लिमिटेशंस. वो भी एक कारण है जिसकी वजह से हम कंक्लूसिव एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पाते. वो लिमिटेशन में एक वही है, टाइम. We have limited time as auditors, so we cannot obtain all possible evidences for one particular area. Do you understand this? वापस से सर 200 क्या बोलते हैं? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस. अब समझ में आया व्हाट इज रीजनेबल अश्योरेंस? रीजनेबल मतलब आपके जजमेंट के हिसाब से ये अप्रोप्रिएट है. ये रीजनेबल को और डिस्कस करेंगे आगे जाने के बाद में. अभी के लिए हमें कौन सा अश्योरेंस चाहिए सर? रीजनेबल अश्योरेंस. आगे देखो सर किसके लिए रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ट्रिगर कर रहा है. दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए. व्हाट इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? कोई भी ऐसी गलती जिसका इंपैक्ट मेरे यूजर के ऊपर आ सकता है. मतलब सर in simple terms I need reasonable assurance that financial statements are free from material misstatements and एक इंपॉर्टेंट चीज बोला है
You have to see whether financial statements are prepared and presented as per applicable FRF. What is FRF? Financial Reporting Framework. मतलब in simple terms, इंडिया में क्या हमारे पास इंडियन गैप है? क्या इंडियन गैप बोलता है आपने एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, आपने एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो करने चाहिए, आपने शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉलो करना चाहिए? यस, ये मेरे लिए क्या है? एक्सेप्टेबल एफआरएफ है. लुक एट द वर्ड एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने के लिए फ्रेमवर्क. वो कहां दिया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल 3 में दिया है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से बोला है रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, एसेट को कब अक्वायर करना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करना है. तो ये क्या है मेरे लिए? फ्रेमवर्क है सर, जिसको मानते हुए, जिसको कंप्लाई करते हुए मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना चाहिए एंड प्रेजेंट करना चाहिए. मुझे एज ऑडिटर वही चेक करना है. सर ये चेक करने के बाद में ही रिपोर्ट एक्सप्रेस करने, रिपोर्ट देना चाहिए क्या मेरे को? हाँ, वही लिखा हुआ, पढ़ के देखो. रीड दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. हर एक वर्ड क्लियर है अभी? अभी गुड. ये ऐसे 200 का सबसे खतरनाक इंट्रोडक्शन है. ये 200 के अंदर सबसे पहले यही आता है, पर आई वुड वांट इसका और अंडरस्टैंडिंग आपको आएगा. मैंने मटेरियल स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको बताया है, आगे और पढ़ेंगे. ऑडिट एविडेंस और आगे पढ़ेंगे. रीजनेबल एश्योरेंस फिर से आगे पढ़ेंगे. आगे फ्रॉड्स भी आएगा, एरर्स भी आएगा, और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा. बट सिंस इट्स मोर ऑफ अ रिविजन बैच, आपको पहले ही चाहता था कि ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए, बिकॉज आप में से कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं पहले इसको ऑलरेडी पढ़ा होगा. अभी गुड. कोई डाउट है किसी को? श्योर. स्पेंड 2 मिनट्स अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो फटाफट से, जल्दी. So if someone asks you a question, what is the overall objective of an auditor? Remember 200 में दिया है. कहां दिया है? ऐसे 200 में, to obtain reasonable assurance. किसके ऊपर सर? That whether financial statements are free from material statements and are they prepared and presented as per applicable FRF. यही चेक करते हुए मुझे ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है. That is my core objective as an auditor. Spend 2 minutes, read this once again. डन. आगे बढ़े. चलो, गिवन नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स इन ऑडिटिंग. गिवन नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स इन ऑडिटिंग. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. इन स्टेप्स के बेसिस पे अपने पूरे आगे के 10 क्लासेस चलने वाले हैं. ये स्टेप्स आपको समझ में आने चाहिए. गिवन हेडिंग, स्टेप्स इन ऑडिटिंग. मतलब सर नॉर्मली एक पूरे ऑडिट प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं? देखो, थियोरेटिकली बुक्स के हिसाब से वो क्या बोलते हैं? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग. मेरे हिसाब से ये 3 से भी पहले 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं. देखो, नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. लिखो नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. नंबर 2, engagement terms. Number 2, engagement terms. Number 3, planning. Number 3, planning. Number 4, execution or implementation of plan. Execution or implementation of plan. Execution or implementation of plan. And the last one, audit reporting and conclusions. Audit reporting and conclusions. Reporting and conclusions. देखो क्या बोलते हैं, 5 सबसे कोर स्टेप्स है पूरे ऑडिट प्रोसेस के अंदर. सबसे पहला स्टेप होता है, जिस एंटिटी की ऑडिट करने के बारे में आप सोच रहे हो, सबसे पहले वो किस बिजनेस में है,
किस इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, उसके कोर सप्लायर्स क्या है, कस्टमर्स क्या है, कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल उनके लिए, कोर कॉम्पिटिटर्स कौन है। मतलब सर उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर कोई इंटीग्रिटी इश्यूज है क्या, क्या उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट के अगेंस्ट कोई केसेस अगेंस्ट पेंडिंग पड़े हैं क्या। मतलब कंपनी के बारे में पहले बेसिक इंफॉर्मेशन निकालना। मतलब मेरे हिसाब से सबसे पहला स्टेप वही होता है, उसके पहले ऑडिट शुरू करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। मतलब सर पीपल अप्रोच यू, नंबर 2 यू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। देखो उसमें दो चीज होती है, या तो कंपनी के बारे में आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल नहीं ऑडिट करने के लिए, या हो सकता है कंपनी के बारे में सब अच्छा है, आपके खुद के पास में एक्सपीरियंस नहीं है उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए। सी इट इज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा हो सकता है जिस इंडस्ट्री के बारे में आपने कभी काम ही नहीं किया है, या जिस इंडस्ट्री के अंदर जो एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन है उसका बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं। एग्जांपल बोलता हूं, आपने एक भी बैंकिंग ऑडिट नहीं किया, बैंक ऑडिट एक भी नहीं किया आपने, सडनली एसबीआई का आपको बोला स्टैट्यूटरी ऑडिट करो, नॉट पॉसिबल। उनका रेवेन्यू क्या है, उनके लिए कंट्रोल्स क्या होते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल आरबीआई गाइडलाइंस क्या है, आपने पहले वो देखना पड़ेगा। मे बी यू डू नॉट हैव द राइट एक्सपीरियंस। तो समटाइम्स there can be a problem in the entity or sometimes there can be a lack of skill set on auditor's part. अगर ऐसा है तो आपने एंगेजमेंट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आपको लगता है कंपनी भी अच्छा है, you have the desired skill set, you have a right team, तो सर आप सेकंड स्टेप पे जा सकते हो, that is called as engagement terms. What is engagement terms? एक एक्चुअल एंगेजमेंट लेटर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एंगेजमेंट लेटर। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, जहां पर टर्म्स साइन किए जाएंगे कि एज ए ऑडिटर आप क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, कितना फीस चार्ज करने वाले हो, एंड क्या क्या सर्विसेज रहने वाला है, ओवरऑल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीजों के लिए है, मैनेजमेंट किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में आएगा। दैट लेटर कैन बी कॉल्ड एज एंगेजमेंट लेटर। क्या बोल सकते हैं सर उसको हम लोग? एंगेजमेंट लेटर। उसके लिए एक स्टैंडर्ड और अलग से दिया है, दैट इज SA 210। एक काम करो, ब्रैकेट्स में लिखो उसके SA 210, डिस्कस करेंगे हम अलग से। SA 210, विल डिस्कस दैट सेपरेटली। चलो सर, मान लो कंपनी के बारे में समझ में आ गया, आपको ठीक लगता है, टर्म्स भी साइन हो गया, एंगेजमेंट लेटर भी साइन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर 3 स्टेप, दैट इज योर प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग। अगर मुझे पूछेंगे, इसके ऊपर डेडिकेटेड 4 स्टैंडर्ड्स हैं, 300, 315, 320, 330। चारों स्टैंडर्ड पूरे के पूरे प्लानिंग ओरिएंटेड सिनेरियो से हैं। सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है SA 300। कौन सा वाला? 300। इसका नाम ही प्लानिंग है। क्या है सर? प्लानिंग। तो बाजू में लिख दो, रेफर SA 300 सीरीज, 300 सीरीज। नेक्स्ट सर, प्लानिंग करने के बाद में आएगा एग्जीक्यूशन। मतलब सर एविडेंस ऑब्टेन करना, काम करना, अलग अलग टाइप का कंफर्मेशन लेटर्स ऑब्टेन करना, अलग अलग और लेटर्स ऑब्टेन करना, रिप्रेजेंटेशन लेटर हो गया फॉर एग्जांपल, वो सब कुछ आएगा एग्जीक्यूशन में। जो प्लान बनाया है उसे आपने इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट विल बी कवर्ड अंडर एग्जीक्यूशन स्टेज। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन स्टेज में आते हैं, सबसे ज्यादा टाइम भी हम एग्जीक्यूशन स्टेज में ही इन्वेस्ट करते हैं। एंड एग्जीक्यूशन के बाद में सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज योर रिपोर्टिंग, दैट इज ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन। तो एग्जीक्यूशन के लिए लिखो, रेफर 500 and 600 series, 500 and 600 series. For execution write down 500 and 600 series, and for reporting write down 700 series, 700 series. लिखा आपने? पक्का? श्योर? एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देता हूं वापस से आपको, इधर देखना ध्यान से। आइडियली क्या होता है बेटा? 200, 3, 4, 5, 6, ये हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के सीरीज नंबर्स हैं। 200 इज मोर अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑडिट। मतलब सर एंगेजमेंट टर्म्स क्या होते हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जनरल चीजें दी है यहां पे, ऑडिट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको दिमाग में होनी चाहिए। फिर सर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल ऑडिट प्रोसेस, 300 टॉक्स अबाउट एंटायर प्लानिंग। मतलब सर व्हाट इज ऑडिट प्लान, व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम, व्हाट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, व्हाट इज मटेरियलिटी, सब कुछ 300 सीरीज में कवर किया जाएगा। यहां पर हम प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं। 4, 5, 6 तीनों के तीनों आते हैं एग्जीक्यूशन में। इसके अंदर भी अगर आप मुझे पूछोगे ना, एक्चुअली 5 और 6 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। 400 में 2 ही स्टैंडर्ड होते हैं, 402, 450, वो आपको समझ में आएगा, नॉट दैट मच रेलेवेंट। 450 इंपॉर्टेंट होता है, 402 इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कंपनीज। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करके कॉन्सेप्ट होता है जो हम अलग से पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली जो हमारा मेन काम कब आता है ना, वो 500 और 600 में। कहां पर है? 500 और 600 में। ये सब काम करने के बाद आखिरी में रिपोर्टिंग कहां पर है? 700 में दिया है, दैट इज ऑडिट रिपोर्टिंग पार्ट।
मतलब प्रैक्टिकली मेरे को यहां से लेकर के यहां तक पूरा फ्लो समझ में आना चाहिए। मतलब आपने ऐसे को बाय डिफॉल्ट ऐसे रट्टा मार के याद नहीं करने का, समझने का थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग ओरिएंटेड है, 300 के अंदर ही रहेगा, समझ रहे हो। एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड है, उसमें भी क्वेश्चन है। थर्ड पार्टी का हेल्प ले रहे हो क्या, तो 600 आएगा। 600 सीरीज में 3 ही स्टैंडर्ड है, तीनों में कोई ना कोई थर्ड पार्टी का हेल्प लिया होगा आपने। यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर, सबको 600 में आएगा। बाकी जो आपने एविडेंसेस रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है वो 500 के अंदर है, रिपोर्टिंग रिलेटेड है वो 700 में। मतलब सीरीज को समझते हुए पढ़ना, ताकि लेट देम आस्क अ क्वेश्चन, यू कैन रिलेट एंड अंडरस्टैंड कि मेरे को भैया लेट्स से एग्जीक्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन है, थर्ड पार्टी वाला है, 600 सीरीज जाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, 700 सीरीज रहेगा। मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, इससे आप सीए फाइनल के आंसर्स भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप ऑडिट कर रहे होंगे आर्टिकलशिप के अंदर, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगा। दिस इज द ओवरऑल फ्लो ऑफ योर ऑडिट। मतलब जो अपने 5 स्टेप्स है ना, वो इस तरीके से फ्लो करते हैं। अभी गुड, श्योर, पक्का, कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े, 100%। नोटबुक्स, नेक्स्ट हेडिंग, क्यों हेडिंग? बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। 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 लिखो नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, इंटीग्रिटी। नंबर 1, इंटीग्रिटी कॉमा ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी कॉमा ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। एक लाइन छोड़ना, फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी। दो लाइन छोड़ दो, लिखो पॉइंट नंबर 3, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। नंबर 3, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। नंबर 4, वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। एक लाइन छोड़ के नंबर 5, ऑडिट एविडेंस। नंबर 6, ऑडिट प्लानिंग। 7, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस हो चुका ना, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 8, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। And the last one, audit reporting and conclusion. Last one, audit reporting and conclusion. Audit reporting and conclusion. Audit reporting and conclusions. ध्यान सुना मेरा बात। देयर इज अ हेडिंग कॉल्ड बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। अगर आप मुझे पूछेंगे, ओल्ड सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिटली आईसीएआई मटेरियल में दिया था, रिवाइज सिलेबस में इसको अलग से मेंशन नहीं किया, बट ये कॉन्सेप्ट आता 200 से। कहां से आता है? 200 से आता है। तो एक काम करो, बेसिक प्रिंसिपल डायरेक्टली पूरा 200 में डिफाइंड नहीं है, बट 200 से बोरो किया गया। बाजू में लिखो रेफर एसे 200 एंड 220, दो ऐसे के हेडिंग लिख दो ऊपर स्टार्टिंग में, रेफर एसे 200 एंड 220। 220 क्वालिटी कंट्रोल, इन दोनों से बोरो करके कॉन्सेप्ट्स को बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए गए। इन्होंने क्या बोला? कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो ऑडिटर ने अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस हर ऑडिट एंगेजमेंट में फॉलो करने चाहिए। मतलब ये ना कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स। अगर आप मुझे पूछोगे ना, ऑडिट के जितने भी स्टैंडर्ड्स है ना, उनमें से एक एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकालते गए, प्रिंसिपल्स बन गए। आपको इनका और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा वंस यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल एसेस। अभी के लिए एक ओवरव्यू। नंबर 1, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। तीनों ना क्वालिटीज है। ऑनेस्ट होना चाहिए,
ऑब्जेक्टिविटी मतलब आसानी से कोई इंफ्लुएंस नहीं कर सकता है, मतलब सर ये अपने जजमेंट का इस्तेमाल करेगा, प्रोफेशनल जजमेंट रहेगा और कंप्लीटली अनबायस्ड रहेगा। तो ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस गो हैंड इन हैंड, मतलब सर आपका जो ओवरऑल सोचने का तरीका, जो जजमेंट है, वो आसानी से इंफ्लुएंस नहीं हो सकता है। यू आर ए वेरी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, आप अपने जजमेंट का सही इस्तेमाल करेंगे, अनबायस्ड तरीके से अपना काम करेंगे। दैट इज योर एक्सपेक्टेशन एज अ क्वालिटी। नंबर 1 ऑनेस्टी, नंबर 2 ऑब्जेक्टिविटी एंड नंबर 3 अनबायस्डनेस, दैट इज योर इंडिपेंडेंस। ये तीनों के तीनों क्या है, मेरे क्वालिटीज है जो ऑडिटर को हमेशा रखने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, कैन यू से कॉन्फिडेंशियलिटी। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? मेंटेनिंग सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सर जो भी आपने ऑडिट करते वक्त क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लिया होगा, उस इंफॉर्मेशन को आपको किसी भी थर्ड पार्टी से या किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, अनलेस देयर आर 2 एक्सेप्शन, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड परमिटेड बाय क्लाइंट। तो आप एक काम करो, अंडर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, आपने एक लाइन छोड़ा था, कीवर्ड्स लिखो वहां पे, डैश करके लिखो ऑनेस्टी, डैश करके लिखो ऑनेस्टी, कॉमा अनबायस्ड, अनबायस्ड, कॉमा फ्री ऑफ एनी इंटरेस्ट, फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट एंड सिंसियर, एंड सिंसियर। कॉन्फिडेंशियलिटी के बाजू में लिखो सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी के बाजू में लिखो सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। कंटिन्यू करो, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस 2 जगह दिए, नंबर ए रिक्वायर्ड बाय लॉ, एक्सेप्शन नंबर ए रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड नंबर 2 परमिटेड बाय क्लाइंट, परमिटेड बाय क्लाइंट। मतलब सर सी अगर लॉज एंड रेगुलेशन बोलते हैं आपने इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा, एग्जांपल याद है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको इंडिविजुअली कोई फ्रॉड मिलता है जिसका अमाउंट 1 करोड़ है उससे ज्यादा है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप बोल सकते हो क्या कंपनी का इंफॉर्मेशन मैं शेयर नहीं करूंगा थर्ड पार्टी के साथ में, अरे it is required by laws and regulation, we'll have to comply with that, yes. If it is required by laws and regulation, confidentiality concept will not apply. Number 2, if it is permitted by client, client खुद चाहता है आप ये इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के लिए दो, मे बी फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर ही आपने सुना होगा वर्ड प्रोस्पेक्टस, आपने सुना होगा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो प्रोस्पेक्टस जाता है उसके अंदर पता है क्या होता है, कंपनी के लास्ट 5 साल के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं। कहने से वो हम चाहते हैं पब्लिक एट लास्ट तक पहुंचाना ताकि वो लोग सही डिसीजन ले सकते हैं। कहने से ये बाय डिफॉल्ट सेबी अलाउ कर रहा है, क्लाइंट अलाउ कर रहा है, कोई तकलीफ वाला बात नहीं है। इन दिस केस देयर इज नो कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्सेप्ट, रादर आपने चेक करना चाहिए, रिपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, नोट्स अकाउंट्स में रहेगा आपका और और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी आ सकता है। मतलब सर या आप किसी बैंक के पास जाते हो, क्लाइंट चाहता है कोई लोन लेना, समझ लो, और बैंक चाहता है आपसे एक सर्टिफिकेट लेना कि सर इस कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस से रिलेटेड वो एक सर्टिफिकेट बना के दो, नेटवर्थ स्पेसिफिक सर्टिफिकेट, क्या आप वो प्रोवाइड कर सकते हो? बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हो। या इन्वेंट्री एसोसिएटेड सर्टिफिकेट चाहिए प्रोबब्ली फॉर अ चार्ज कॉन्सेप्ट, मतलब हमने कैश क्रेडिट लिया होगा उसके लिए इन्वेंट्री को ऐसे चार्ज रखा होगा। मतलब सर इफ इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, वहां पर कोई तकलीफ नहीं है। सर क्लाइंट का ही बंदा मेरे से इंफॉर्मेशन मांगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच है ही नहीं, उनसे इंफॉर्मेशन मिली उनको वापस दे रहा हूं, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है? फर्क ही नहीं पड़ता। समझा को मेरा बात? सर कॉन्फिडेंशियलिटी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो ऑडिटर को मेंटेन करनी चाहिए। व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी होता है, मतलब ध्यान रखना कि आपको ओवरऑल व्हेन यू कम अक्रॉस समथिंग, लेट्स से आइडिया सुनो, एज ऑडिटर काम करते फ्रॉड मिला तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मालूम कि तुमको फ्रॉड मिला है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है कि तुमको अगर फ्रॉड मिला है तो इमीडिएटली 2 दिन के अंदर ऑडिट कमिटी और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो, याद है क्या? फिर 45 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्स आना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं आया तो 45 दिन खत्म होते 15 दिन के अंदर आपने हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। मतलब ये एक्सपेक्टेशन है, आप ऑनेस्टली हमें बताओगे। और उन्होंने पता है प्रोविजन बनाया है, अगर आप कम्युनिकेट करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो मानेंगे, ऐसा क्या मानेंगे? क्या फ्रॉड का पार्ट नहीं हो, क्योंकि असम्पशन और लॉजिकल है ना, अगर मैंने कम्युनिकेट किया मतलब डेफिनेटली फ्रॉड का पार्ट नहीं हो। तो मतलब ये एक एक्सपेक्टेशन है कि ये ऑडिटर को ऑनेस्टी मेंटेन करना चाहिए। या आपको कोई ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कोई ब्राइब दिया है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए कोई ब्राइब दिया फॉर एग्जांपल एज सिचुएशन, तो उस केस में अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन मिलता है तो 100% आपको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। मे बी समटाइम्स इवन विथड्रॉ फ्रॉम एन एंगेजमेंट, मतलब रिजाइन करके चले जाना चाहिए। उसके लिए रीजंस और फैक्ट्स देने पड़ेंगे आपको कि क्यों आप रिजाइन करके जा रहे हो। या टीसीडब्ल्यूजी सुना है कि ऑडिट कमिटी, उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। या सीएजी को अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये एक्सपेक्टेशन आपसे कि बाई डिफॉल्ट आप ये काम करने वाले हो।
अभी गुड. So, number 1, integrity, objectivity and independence. तीनों क्वालिटीज है क्या सर? Yes. Number 2, confidentiality, that is maintaining secrecy of information. ये भी आपका एक expected quality है. Number 3, skills and competence. मतलब सर, not just the auditor, उसका जो पूरा engagement team है. What is engagement team? Article 1, Article 2, senior 2, senior manager रहेगा, associate director रहेगा, partner रहेगा, सब लोग क्या है? एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए मेरे टीम मेंबर्स हैं. Can I say they are my engagement team members? Yes. ये सब के सब क्वालिफाइड होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए, एंड जो जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है आपने उन्हें ट्रेन करके देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, तुमको इंडेक्स नहीं पढ़ाया, पर जब तुम कोई ऐसे क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए जा रहे हो जिन्होंने इंडेक्स फॉलो किया है, तो क्या आपका सीनियर का ड्यूटी बनता है पहले आपको इंडेक्स के प्रोविजंस पढ़ाएगा, तब जाकर के आप क्वालिफाइड आर्टिकल बनोगे टू बिकम पार्ट ऑफ दैट एंगेजमेंट टीम. तो मतलब सर, एक अच्छा स्किल सेट एंड कॉम्पिटेंस वाला टीम रहना चाहिए. मतलब एक सही टीम का सिलेक्शन होना चाहिए. स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस के बाजू में लिखो सिलेक्शन ऑफ अ कॉम्पिटेंट टीम, लिखो उसके बाजू में सिलेक्शन ऑफ अ कॉम्पिटेंट टीम and ensure appropriate on the job or off the job trainings. Ensure appropriate on the job or off the job trainings. What is on the job? ऑडिट करते वक्त कोई आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा या अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं. दैट इज ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स. या आपने हमेशा अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को देना चाहिए. Ensure that there is appropriate on the job or off the job trainings for your staff. Abhi good. Number 1, integrity, objectivity and independence. Number 2, confidentiality. Number 3, skills and competence. What is point number 4? Work performed by others. Sir, सारा काम आप खुद से नहीं कर पाओगे, तो as a auditor, can you delegate some of your work to article assistants? कितने लोगों का आर्टिकल से शुरू हो गया? Do you delegate to some work or all the work? But they can delegate some work to you. You're getting my point. Can you also take the help of a third party? याद है क्या? किसी एक एरिया में आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मे बी वैल्यूएशन वाला एरियाज हो गया, या कोई लीगल केस का अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हो गया, या कोई एमओयू रहेगा, या कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसके लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन में इश्यूज अगर आपको आ रहा है. मतलब सर, अगर आपको लगता है आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है, थर्ड पार्टी का हेल्प ले सकते हो क्या? यस, यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट अलाउड है. पर ध्यान रखना, थर्ड पार्टी का हेल्प लो, आर्टिकल का काम डेलीगेट करो, कुछ भी करो, अल्टीमेटली ओपिनियन देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहने वाला है? आपका रहने वाला है. तो देखो जरा, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स के बाजू में लिखो ऑडिटर मे डेलीगेट वर्क टू आर्टिकल्स, ऑडिटर मे डेलीगेट वर्क टू आर्टिकल असिस्टेंट्स, or he can even use the work of third parties. हम डिस्कस करेंगे आगे कहां पर? 600, 610, 620 जो तीनों स्टैंडर्ड है ना, वो वर्क जो थर्ड पार्टी का काम रहता है वो यूसेज के ऊपर ही स्टैंडर्ड्स बनाए गए. हम तीनों को अलग से डिस्कस करेंगे. अभी गुड. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5. व्हाट इज पॉइंट नंबर 5? बाजू में लिख दो रेफर ऐसे 500. बाजू में लिख दो रेफर ऐसे 500. पढ़ेंगे अलग से. ऑब्वियसली बिना ऑडिट एविडेंस से कभी भी ऑडिट कंप्लीट नहीं हो सकता. और कैसा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए बताऊंगा. सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. कैसा? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. आगे आएगा 500 के अंदर. ठीक है, बिना ऑडिट एविडेंस के ऑडिट कंप्लीट नहीं हो सकता. क्योंकि देखो वो जो रीजनेबल अश्योरेंस है, अश्योरेंस आएगा कैसे? एविडेंस से आएगा. किससे आएगा? एविडेंस से. नेक्स्ट पॉइंट, कैन यू सी प्लानिंग? लिख दो रेफर ऐसे 300. बिना प्लानिंग के ऑडिट शुरू ही नहीं हो सकती. प्लानिंग के बाद ही एग्जीक्यूशन आएगा. लिखो रेफर ऐसे 300. इंपॉर्टेंट है वो भी. नेक्स्ट देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सबसे खतरनाक ये है, जो किया है इंक्लूडिंग प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सब कुछ. मतलब एक वर्ड है, नो डॉक्यूमेंटेशन मीन्स नो वर्क डन. मतलब सर, जो भी आपने काम किया है, इन सर्टेन केसेस इवन द इंक्वायरी वी राइट एज पर डिस्कशन विद मिस्टर एक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव कम टू दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन. हर चीज आपने डॉक्यूमेंट करनी चाहिए. डॉक्यूमेंट में क्या मतलब होता है? रिकॉर्ड मेंटेन करना. क्या करना? रिकॉर्ड मेंटेन करना. क्योंकि कल को 6 साल बाद 7 साल बाद कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, इस कंपनी के परचेज में हमने क्या चेक किया था, आपको याद थोड़ी रहेगा. 6 साल छोड़ दो, 2 महीने बाद भी याद नहीं रहेगा. समझ लो मेरा बात. तो आइडियली एक्सपेक्टेशन क्या है? जो भी आप काम करने वाले हो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो. दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. बाजू में लिखो रेफर ऐसे 230. रेफर ऐसे 230 पढ़ेंगे. ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं पूरे के पूरे. डोंट वरी अबाउट दिस. हर एक चीज को डिस्कस करते जाएंगे स्टैंडर्ड के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने? सुना मेरा बात, ये इंपॉर्टेंट है. कोई भी ऑडिट इनकम्प्लीट रहेगा
अगर आपने कंपनी का अकाउंटिंग करने का तरीका एंड उनके इंटरनल कंट्रोल्स को ही नहीं समझाया, तो मुझे एक बात बताओ, ऑडिट करोगे किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से आएंगे? अकाउंटिंग एंट्रीज से आने वाले ना। सी जर्नल एंट्रीज होगा, लेजर पोस्टिंग होगा, टीबी बनेगा, वहीं से पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट बनेगा। मतलब प्रैक्टिकली अगर अकाउंटिंग करने का तरीका समझ में नहीं आया तो सर आप ऑडिट करोगे क्या? तो सर कंपल्सरीली कंपनी के अकाउंटिंग करने के तरीके को, मतलब वी स्टार्ट विथ स्कीम ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। परचेज के लिए आप लोग क्या एंट्री पास करते हो सकता है कंपनी का सेल डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी है, दोनों का अलग अलग अकाउंटिंग एंट्री रहेगा। शायद AS11 का एप्लीकेबिलिटी आ जाएगा, सुना AS11 फॉरेन करेंसी वाला? अरे तो सर मतलब इन सिंपल टर्म्स एक्सपेक्टेशन क्या है? कंपनी का अकाउंटिंग करने का तरीका समझना पड़ेगा। और सुनो, सिर्फ अकाउंटिंग करने की एंट्री से कुछ नहीं होने वाला है, वो लोग अपने कंपनी में अलग अलग एरियाज के लिए कंट्रोल्स भी बनाने वाले। क्या बनाने वाले हैं? कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या होते हैं पढ़ाएंगे आपको अभी अलग से, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी के लिए परचेस प्रोसेस एक एग्जांपल है इंटरनल कंट्रोल का, सेल्स प्रोसेस एक एग्जांपल है, ट्रेजरी प्रोसेस होता है, पेरोल प्रोसेस होता है। ये सब प्रोसेस मतलब क्या होते हैं? कंट्रोल्स होते हैं। क्या होते हैं? कंट्रोल्स। इन्हें भी समझना जरूरी है, रादर इनके अंडरस्टैंडिंग के बिना आप अपना ओपिनियन दे ही नहीं सकते हो। तो कंपनी के अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल को समझना बहुत जरूरी होता है। डरना मत, इंटरनल कंट्रोल कहां से आया, वर्ड रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है, प्रोसेस क्या होता है, सब पढ़ाएंगे आगे जाकर के। अभी के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंपनीज अकाउंटिंग वे एंड देयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बिना उसके ऑडिट हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ किया पर रिपोर्ट बना के नहीं दिया, ऑडिट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ऑडिट रिपोर्टिंग इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन के बाजू में लिखो रेफर ऐसे 700 सीरीज, रेफर 700 सीरीज, रेफर 700 सीरीज। ये आपके 9 बेसिक प्रिंसिपल्स है। डरना मत, हर एक पॉइंट को मैंने डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई गवर्निंग स्टैंडर्ड आने वाला है। अभी के लिए 9 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। अभी गुड, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, 6 मार्क क्वेश्चन, कौन कौन से लिख के आओगे? सबके सब लिख के आओगे ना? देखो प्लीज ध्यान रखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर मार्क्स के हिसाब से नहीं देना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं प्योर थ्योरी क्वेश्चन आएगा जहां मुझे मार्क्स के बेस पे डिसाइड करना पड़ेगा कितना लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग फ्रॉड्स, if it's a 2 mark question, you cannot write 3 pages. Yes, the answer can range from, probably 2 paragraphs to 3 pages also, depending upon how much content you want to write. 240 is really huge. So sir, यहां पे जब बेसिक थ्योरी क्वेश्चन आया तो मैं मार्क्स के हिसाब से जजमेंट बनाऊंगा। अदरवाइज नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा वो आंसर तो आना चाहिए ना, उससे मुझे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो 9 के 9 लिखोगे ना, तुम अपने हिसाब से डिसाइड मत करना 6 मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। जब 9 है तो 9 के 9 लिखने पड़ेंगे। हाँ, इनके बारे में कंटेंट कम लिख दोगे, एक एक लाइन नहीं लिख दोगे, भली कोई तकलीफ वाला बात नहीं है, हर एक को डिटेल में डिस्कस भी नहीं करोगे, पर 9 के 9 प्रिंसिपल जरूर लिखोगे, वरना आपका आंसर ही इनकम्प्लीट है। फॉरगेट अबाउट मार्क्स, योर आंसर इटसेल्फ इज इनकम्प्लीट। व्हेन द क्वेश्चन इज बेसिक प्रिंसिपल, आंसर शुड बी ऑल 9। उनके अंदर कंटेंट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन दी वेटेज ऑफ द मार्क्स। अभी गुड, श्योर, पक्का, कोई डाउट है किसी को? बेसिक प्रिंसिपल 9 के 9 पढ़ो फटाफट से, 2 मिनट। आगे बढ़े, पक्का? चलो नेक्स्ट हेडिंग, चलते जाओ चलते जाओ। देखो अगर सब 15 दिन में खत्म करना है मतलब हर दिन बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट सिंपल अदरवाइज। नेक्स्ट हेडिंग, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, 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 ब्रैकेट्स में लिखो SA200, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, ब्रैकेट्स में लिखो SA200। सुनना मेरा बात ध्यान से, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओल्ड सिलेबस बहुत बार पूछा गया है, रिवाइज सिलेबस अभी एक अटेम्प्ट हुआ है तो बोलना मुश्किल आगे आएगा कि नहीं आएगा, बट यस 100% आपके सिलेबस में है जरूर। 200 का कोर पार्ट होता है, एक अच्छा पार्ट है, इसका डिस्कशन और बहुत जगह रेफरेंस के अंदर आता है। लुक एट द वर्ड इनहेरेंट लिमिटेशन। सर
कुछ ऑडिट कॉन्सेप्ट के अंदर ही बाय डिफॉल्ट लिमिटेशंस होते हैं। मतलब सर हम ऑडिट के कॉन्सेप्ट के अंदर ही बोल रहे हैं कुछ बाय डिफॉल्ट लिमिटेशन है। इनहेरेंट का मतलब है समथिंग विच इज बाय डिफॉल्ट, समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल, समथिंग विच इज इनएविटेबल। एक काम करो, इनहेरेंट के बाजू में लिखो अनअवॉइडेबल, इनहेरेंट के बाजू में लिखो अनअवॉइडेबल और बाय डिफॉल्ट, अनअवॉइडेबल और बाय डिफॉल्ट, अनअवॉइडेबल और बाय डिफॉल्ट। याद है किसी को इनहेरेंट लिमिटेशंस? 200 से आया ये कॉन्सेप्ट। लिखो पॉइंट नंबर ए, लिखते हुए फटाफट। नंबर ए, नंबर ए, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नंबर ए, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सुना मेरा बात, यहां पर हम इनडायरेक्टली ना बोलेंगे कि ऑडिट प्रोसीजर में या ओवरऑल ऑडिट के कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती है जिन्हें हम चाह करके भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन बोला है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नेचर में ही लिमिटेशन है। लुक एट द वर्ड नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब जिनका हम ऑडिट करते हैं ना उनके नेचर में ही कुछ लिमिटेशन है। मतलब सर एग्जांपल क्या है? हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे बताओ क्या कुछ एस्टिमेट्स आते हैं क्या? हैव यू हर्ड द वर्ड एस्टिमेट्स? AS 29 पढ़ा है तुमको? प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स सुना होगा आपने, सुना है क्या? मतलब सर एस्टिमेशन के बिना टेक्निकली कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होता है, चाहे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, वारंटी प्रोविजन हो, या फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर लीगल केस रहेगा, या कोई इन्वेंटरी का स्लो मूविंग प्रोविजन रहेगा। इट कैन बी फॉर एनी एरिया, बट द आइडिया इज एस्टिमेशन आने वाला है। ये बोल क्या रहे हैं? क्या मैनेजमेंट अपना जजमेंट इस्तेमाल करता है प्रोविजन बनाते वक्त? मतलब वो एस्टिमेट बनाते वक्त अपने जजमेंट का इस्तेमाल करेगा, तो ऑडिटर भी अपने जजमेंट का इस्तेमाल करेगा ये देखने के लिए कि मैनेजमेंट का जजमेंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तुमने मैनेजमेंट ने क्या बोला? वारंटी प्रोविजन बनाएंगे इतना। मैंने क्या पूछा? मालूम है तुमको वारंटी प्रोविजन क्या रहता है? एक प्रोडक्ट बेचा, लेट्स से विद वारंटी बेचा, 1 ईयर वारंटी, समझ लो मेरा बात। मतलब 1 साल में प्रोडक्ट को कुछ भी हुआ, ऑब्वियसली इट कवर्स सर्टेन एस्पेक्ट्स, तो क्या मुझे प्रोडक्ट को रिप्लेस करके देने वाले हैं? जब प्रोडक्ट रिप्लेस करके देंगे, मैं एप्पल स्टोर में जाऊंगा, वो एप्पल स्टोर वाला कॉस्ट थोड़ी बेयर करेगा, वो एप्पल को भेजेगा, तो कॉस्ट विल बी ओन्ड बाय दी एप्पल एज ए ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सर ये कंपनी खुद जब प्रोडक्ट के साथ में वारंटी देता है तो उनको मालूम है इनमें से कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड हमारा खर्चा पॉकेट से होने वाला है। ये प्रीवियस एक्सपीरियंस से समझता है। जब हमने आईपैड को पिछले 5 साल में बेचा है, कितना कितना सेल हुआ था और हमारा एक्चुअल वारंटी कॉस्ट कितना आया था, मतलब कितने लोगों ने रिप्लेस करने के लिए बोला था, कितने लोगों को ये डैमेज प्रोडक्ट मिला था, कितने लोगों के प्रोडक्ट्स में इश्यूज आए थे। आपने सुना होगा इस बैच की सारी गाड़ियां वापस बुलाई मारुति ने, स्कॉडा ने, क्यों? मे बी देयर वाज अ डिफेक्ट। इनडायरेक्टली कॉस्ट किसके लिए बनने वाला है? पूरा का पूरा कंपनी के लिए बनने वाला है। यहां पे सुना होगा सैमसंग नोट 7 कुछ $1 बिलियन 4, 5, 6 कुछ तो ऐसा बिलियंस का उसको इंपैक्ट आया था। मतलब इन सिंपल टर्म्स क्या है, वारंटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके लिए बहुत जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जजमेंट कहां से आता है? प्रीवियस एक्सपीरियंस से आता है। अब मैनेजमेंट बोलता है हमारे हिसाब से इतना बनना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल जो ओवरऑल सेल है उसका 8% हमारा वारंटी एक्सपेंडिचर है हमारे हिसाब से अगले आने वाले 1 साल के अंदर। देखो ईयर एंडिंग है 1 अप्रैल से 31 मार्च, प्रोडक्ट बेचा होगा 30 मार्च को, वारंटी तो दिया है, यहां से 1 साल का मतलब खर्चा अगले साल में आने वाला है, बट मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेवेन्यू तो करंट ईयर में बुक हुआ है, तो करंट ईयर में प्रोविजन भी क्रिएट करना चाहिए मैंने। तो सर जो प्रोविजन बनाया है, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या वो अप्रोप्रिएट है क्या वो फेयर वैल्यू पे है क्या? तो मुझे क्या करना पड़ेगा एज ऑडिटर? अपने जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आपने ये प्रोविजन का अमाउंट कैसे असर्टेन किया है, आपके अजम्पशंस क्या है, प्रीवियस नंबर्स मुझे बताओ, प्रीवियस एक्सपीरियंस बताओ कि 5 साल के अंदर कितना प्रोविजन बनाया था, कितना एक्चुअल खर्चा आया, ज्यादा बनाया था कि कम बनाया था, उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा कि मैनेजमेंट का जजमेंट ठीक लग रहा है या गलत लग रहा है। मतलब सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नेचर में ही कहीं ना कहीं जजमेंट आता है, जहां जजमेंट आता है वहां गलतियां हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूं हमेशा गलतियां होगी, मैं क्या बोल रहा हूं गलतियां हो सकती है। तो ये बाय डिफॉल्ट लिमिटेशन है कि शायद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ही गलती होगी, उसके लिए शायद ऑडिटर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकता जो कंपनी को रन करता है। अंडर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग राइट डाउन, देखो उसके नीचे, while preparing financial statements, management uses certain estimates. While preparing financial statements, management uses certain estimates which requires use of judgment, to determine their fair value, For example,
warranty expenditure, for example warranty expenditure provision or provision for doubtful debts etc. or provision for doubtful debts etc. कॉमा करके लिखो. Auditor uses his judgment to evaluate the reasonableness of management's judgment. Auditor uses his judgment to evaluate the reasonableness of management's judgment. Auditor uses his judgment to evaluate the reasonableness of management's judgment, and auditor's judgment may not always be right. Auditor's judgment may not always be right, resulting into an inherent limitation. Resulting into an inherent limitation. देखो सिंपल चीज क्या बोलता है सर. वापस से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ऐसा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त बहुत सारे एस्टिमेट्स आने वाले हैं. जहां एस्टिमेट आएगा वहां जजमेंट आएगा, जहां मैनेजमेंट का जजमेंट है वहां ऑडिटर का जजमेंट भी आएगा. एंड ऑब्वियसली ऑडिटर का जजमेंट जरूरी नहीं है हमेशा सही हो, गलत भी हो सकता है. मैनेजमेंट का जजमेंट भी गलत हो सकता है, डिपेंड करता है. जजमेंट का मतलब ही है देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट इट कैन वेरी विद एक्चुअल्स. इट इज ऑलवेज देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस जनरली विद द एक्सपेक्टेशन इन द एक्चुअल्स. हो सकता है ऐसा. तो सर ये नेचर का ही इशू है, यहां पर ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता. बेसिकली ऑडिटर के डिफेंस पे काम में आएंगे ये सब चीजें. ऑडिटर अपने डिफेंस के लिए यूज करेगा अगर मान लो कुछ गलती मिलती है और शायद एस्टिमेट ओरिएंटेड है और ऑडिटर बोलता है भाई मैंने ढंग से काम किया था फिर भी ये गलती मैंने ढूंढ पाया, तो शायद मेरी गलती नहीं है ये. तो मतलब सर शायद कभी कभी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? इन प्रिंसिपल्स की वजह से. इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होगा कि एक्चुअली ऑडिटर गिल्टी है या नहीं है. नंबर ए, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. क्लियर है? देखो नंबर 2, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. नंबर 2, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. अब सुनो, वो बोलता है ऑडिट प्रोसीजर के नेचर में भी तकलीफ है और इसके अंदर तो बहुत सारे हैं. लिखो पॉइंट नंबर ए, ऑडिटर इज डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट. ऑडिटर इज डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन. ऑडिटर इज डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन. Auditor is dependent on management for all the information required for the purpose of his audit. Required for the purpose of his audit. Comma, sometimes management may provide. Sometimes management may provide incomplete or irrelevant or wrong information. Management may provide incomplete or irrelevant or wrong information. अब देखो सुनो मेरा बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात. अब हमेशा बोलते हो सर एज ए ऑडिटर आपको सारा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहिए, पर इंफॉर्मेशन निकालोगे कहां से? मैनेजमेंट से आने वाला है. मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम ईदर एम्प्लॉइज और द मैनेजमेंट. समझ लो मेरे बात. जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो भी मैनेजमेंट के थ्रू आपको मिलने वाले हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम. आई एम नॉट सेइंग ऑल. थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी होता है और ऑप्शंस है हमारे पास में, एआर पे लगा सकते हो. बट नॉर्मली जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट और थर्ड पार्टी से आने वाला है. हो सकता है मैनेजमेंट जानबूझ के आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे दे या इंफॉर्मेशन ही ना दे. फॉर एग्जाम्पल आपने मैनेजमेंट से पूछा हाउ मेनी लीगल केसेस आर आउटस्टैंडिंग, वो बोलता है एक भी नहीं है. इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट कि कितने लीगल केसेस पेंडिंग है. हाँ तरीके होते हैं उसके लिए, पर सर मैनेजमेंट को मालूम रहेगा आप क्या तरीके यूज करने वाले हो. उन्होंने इंश्योर किया होगा कि आप ना ढूंढ पाओ, तो दिस इज पॉसिबल. तो सर यू आर डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट डायरेक्टली फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन. इफ दे डोंट प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. रादर बेस्ट पार्ट बोलता हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा ओपिनियन पैराग्राफ. ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने वाले अपन नेक्स्ट, वहां पर ओपिनियन पैराग्राफ का पहला लाइन ही क्या है? इन आवर ओपिनियन and to the best of the information and explanation given to us.
पहले लाइन क्या बोली, जितना इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मुझे दिया है उसके बेसिस पे मेरा ओपिनियन है। तो तुमने अगर इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है तो मेरा ओपिनियन रेफर करके फायदा ही नहीं है। तो मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे छुपाई गई है तो ऑब्वियसली मेरे ओपिनियन के अंदर वो कंसीडर नहीं किया होगा। तो सर ऐसा हो सकता है। हाँ, इन सब लिमिटेशंस को हमने कम करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। कैसे करेंगे समझाऊंगा। एग्जांपल, मैनेजमेंट से लिखवा के ले लो कि उसे सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। अब उसने अगर लिख के देना है मतलब उसको मालूम है कल को लफड़ा हुआ तो पक्का उसको उठा के लेके जाएंगे। तो 100% इन्फॉर्मेशन देगा आपको। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये हमेशा प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं, इनको सॉल्व करने के तरीके भी है, बट ये प्रॉब्लम्स है तो सही, ये तो पता होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज इनहेरेंट लिमिटेशन। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, पॉइंट नंबर ए समझ में आया? देखो पॉइंट नंबर 2, ऑडिटर डज नॉट possess certain legal powers, does not possess certain legal powers such as raiding the client premises. raid सुना है क्या? रेड सुना आपने वर्ड? रेड पढ़ी है, सुना नहीं क्या? हाँ, raiding the client premises or issuing a search warrant एटसेट्रा। ये पावर है नहीं ऑडिटर के पास में। ना तो आप रेड कर सकते हो, ना आप सर्च के लिए आ सकते हो। मतलब आपने तो बता के जाना पड़ेगा भाई कल सुबह 9 बजे हम परचेज चेक करने के लिए आने वाले हैं। तो इन सिंपल टर्म्स सरप्राइज एलिमेंट तो है ही नहीं। मतलब इनडायरेक्टली उनको मालूम है तुम सुबह आके परचेज चेक करोगे, तुमको बताना पड़ेगा परचेज में ये इनवॉइसेस चाहिए, उनको टाइम में देना पड़ेगा इनवॉइस ढूंढ के लाने में। तो मतलब सर चांसेस है ही नहीं आसानी से आप गलती ढूंढ पाओगे, क्योंकि उनको भी मालूम रहेगा आप क्या चेक करने वाले हो। दे कैन इजीली हाइड इट। तो मतलब रंगे हाथ चीजों को पकड़ना आसान नहीं रहेगा, आपको ऐसा पावर ही नहीं दिया गया। तो एक्सपेक्ट मत करो कि मैं इंस्पेक्टर हूं, एक्सपेक्ट करो मैं प्रोफेशनल ऑडिटर हूं। सिंपल चीज है, मैं चेक करेगा, ओपिनियन देगा, खत्म बात। समझा? नंबर 3, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, ऑडिटर ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, इसके अंदर लिखना नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में, इसके अंदर के पार्ट्स हैं। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सैम्पलिंग प्रोसीजर्स on majority of the areas, and sometimes samples selected may not be true representative of entire population, hence resulting into sampling risk. सैम्पलिंग रिस्क के ब्रैकेट्स में लिखो SA 530, डिस्कस करेंगे SA 530। सर टाइम लिमिटेशन है तो आपसे एक्सपेक्टेशन ही है कि सब मेजोरिटी एरिया से आपको सैम्पलिंग लगाना होता है। सर हो सकता है टोटल पॉपुलेशन 1000 है, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल एग्जांपल, टोटल पॉपुलेशन 1000 है, आपने सैंपल सेलेक्ट किया 250, इसके बेसिस पे आपने दे दिया ट्रू एंड फेयर, जो आपका क्लीन ओपिनियन है। जबकि शायद आपने पूरे 1000 चेक किए होते, शायद गलतियां मिल सकती थी, आपका मॉडिफाइड ओपिनियन आता। कौन सा ओपिनियन आता? मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या ओपिनियन बदल गया? क्या किसकी वजह से? सैम्पलिंग की वजह से। क्या मतलब मेरे इस सैम्पलिंग में गलती थी, 250 ना सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं था पूरे 1000 का। अगर सही रिप्रेजेंटेटिव होता तो ओपिनियन में डिफरेंस नहीं आना चाहिए था। मतलब सर सैम्पलिंग की वजह से जो मेरा ओपिनियन है वो भी गलत हो सकता है, क्योंकि सर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि हमने जो 250 चेक किया उस हिसाब से सब ठीक लग रहा है, कोई गलती नहीं है, मैंने बोला क्लीन ओपिनियन। जबकि अगर सब कुछ चेक किया होता तो शायद मैं क्लीन ओपिनियन नहीं दे पाता। मतलब सर सैम्पलिंग अपने आप में कारण बन सकता है कि आपका ओपिनियन गलत होगा। आप एक लाइन पढ़ने वाले हो, सैम्पलिंग रिस्क एंड रिजल्ट इनटू ऑडिट रिस्क। आगे पढ़ोगे आप सैम्पलिंग रिस्क एंड रिजल्ट इनटू ऑडिट रिस्क, आगे आपको पढ़ाएंगे 315 के अंदर। कहां पर पढ़ेंगे अपन? ऐसे 315 अलग से आएगा। अभी के लिए सैम्पलिंग लगाना पड़ेगा, गलतियां हो सकती है। अभी गुड, श्योर, पक्का? नेक्स्ट रिलेक्शन है, वापस से सैम्पलिंग होने वाला है। नेक्स्ट जोक था, बोल जान दो।
कितने पॉइंट लिखे आपने? 3, 3 हुए ना. फोर्थ पॉइंट सेकंड के अंदर ही, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में फोर्थ पॉइंट. फ्रॉड्स आर जनरली carefully designed schemes. Frauds are generally carefully designed schemes. Hence, they might be organized so sophisticatedly. They might be organized so sophisticatedly that auditor may not be able to detect the same in the normal course of audit. सिंपल बात है. जिसे फ्रॉड किया होगा टाइम पास तरीके से क्या नहीं होगा कि कोई भी ढूंढ लेगा उसको. सिर्फ फ्रॉड करने के लिए अपने एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? कोई ढूंढ ना पाए. दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ डूइंग अ फ्रॉड. यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी हो, चाहे इट कैन बी एट अ स्मॉलर स्केल और एट अ लार्जर स्केल, बेसिक रूल ये कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए, दैट इज द एक्सपेक्टेशन. तो सर फ्रॉड्स शायद इस तरीके से किए गए होंगे कि नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट में आप ढूंढ ही नहीं पाओगे. मे बी आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया, जो प्रोसीजर दिया, आपने सब लगाया, फिर भी आप ढूंढ ना पाओ. इट इज क्वाइट पॉसिबल. मे बी द अरेंजमेंट इज डन इन सच ए वे कि नॉर्मली ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप मुझे पूछोगे, मैंने रेवेन्यू भी इन्फ्लेट किया, साथ साथ में खर्चे भी इन्फ्लेट किए, साथ में पेरोल भी इन्फ्लेट किया, इन्वेंट्री भी बदला, AR AP सब बदल दिया, सब में एकदम इक्वल एडजस्टमेंट करते गया, आपको लगेगा कंपनी का ग्रोथ हो रहा है. अब मेरा बात समझ लो क्या? इससे मेरा फायदा क्या है? कंपनी की बेटर पोजीशन दिख रही है. मे बी कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, मे बी उसकी वजह से जो मेरा इक्विटी शेयर है जिसका फेस वैल्यू बहुत कम है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी मार्केट में. या कुछ लोग चाहते हैं कंपनी की पोजीशन खराब दिखाना ताकि कंपनी डीलिस्ट हो जाए, उसके बाद जो पब्लिक का जो शेयर पड़ा है वो भी मैं ले लेगा. असली पोजीशन तो मेरे को मालूम है कंपनी कितनी अच्छी है. That can be one of the objectives. So depends. Frauds इस तरीके से किए जाते हैं नॉर्मली कि आप उसको ढूंढ ना पाओ. तो हो सकता है कुछ फ्रॉड्स में ढूंढ ना पाओ. अगर आप मुझे पूछोगे एग्जांपल, आपको एक डॉक्यूमेंट एविडेंस दिया, आप डॉक्यूमेंट देख के बोल सकते हो चलो ठीक है सील है. फॉर एग्जांपल एक बैंक का डॉक्यूमेंट है, तुम क्या देख लोगे? बैंक का लेटर का नाम है क्या, सील है क्या? तुमको क्या मालूम किसी ने उसको फोर्ज किया होगा? तो क्या तुम्हारे पास ऐसी एक्सपर्टीज है कि उसको फोर्स डॉक्यूमेंट को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो? नहीं है यार. हाँ ठीक है, प्राइमा फेस से जितना एक वो असली नोट नकली नोट जितना लॉजिक होता है हर किसी के पास में, उतने लॉजिक लगा लोगे आप इसके अंदर भी कि चलो यार ये ओरिजिनल लग रहा है नहीं लग रहा है. बट इफ समवन वांट्स टू डू दिस, मे बी इट कैन बी डन प्रीटी नाइसली आल्सो एंड मे नॉट बी, यू माइट नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई. तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो. किधर बोला है? 200 में बोला, इनहेरेंट लिमिटेशन में. हर फ्रॉड को ढूंढने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. अगर मैनेजमेंट ने जानबूझ के इस तरीके से फ्रॉड किया है जिससे आप नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट में नहीं ढूंढ पाए, सर आपने सब काम किया था, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन किया था, एसएस फॉलो किए हैं, गाइडेंस नोट्स फॉलो किए, सब कुछ किया है, फिर भी फ्रॉड नहीं मिल पाया, तो नहीं मिला. किसने किया? जिसने किया वो रिस्पॉन्सिबल. खत्म बात. समझा क्या? पक्का? Sure. Point number 1, nature of financial reporting. Number 2, nature of audit procedure. Spend 2 minutes, read both. पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम ढूंढा, फिर ऑडिट प्रोसीजर में प्रॉब्लम ढूंढा. 2 मिनट स्पेंड करो, वापस से पढ़ो. डन? कोई डाउट है किसी को? पक्का? पॉइंट नंबर 3. अभी पॉइंट नंबर 3 आएगा. 2 पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट, टाइमलीनेस. नंबर 3, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग.
timeliness of financial reporting and balance between cost and benefit. सुना मेरा बात, दो चीजें इसके अंदर, थोड़ा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना इस पॉइंट को, बट है बहुत सिंपल. लुक एट द वर्ड टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सर देखो, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, ईयर एंडिंग हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज हुए, ऑडिटर आएगा, एग्जामिन करेगा, रिपोर्ट बना के देगा, बोर्ड्स अप्रूव करेंगे, एजीएम होगा. सब कुछ बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर होना है. सर इतना लिमिटेड टाइम होता है कि आप हर एरिया पे डिटेल में काम नहीं कर सकते हो. हाँ, जहां रिस्क ज्यादा है आपने डिटेल में काम करना चाहिए. जहां नॉर्मल रिस्क लग रहा है, काम करना शुरू किया, लगता है सिग्निफिकेंट रिस्क है, कोई डाउटफुल सिचुएशन मिलता है, काम करोगे डिटेल में. मैं नहीं बोल रहा हूं डिटेल में काम नहीं करोगे, बट ओनली वेर इट इज रिक्वायर्ड, नॉट अंडर ऑल एरियाज. आप डिटेल्ड ऑडिट प्रोसेस हर एरिया में नहीं लगाते हो. जिस एरिया में अगर आपको रिस्क नहीं लग रहा है, अमाउंट छोटा लग रहा है, शायद आप नॉर्मल सैंपलिंग लगा के या रिव्यू प्रोसीजर लगा करके छोड़ सकते हो. तो सर कहने का मतलब क्या है? ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट यू कैन नॉट परफॉर्म डिटेल्ड प्रोसीजर्स ऑन ऑल द एरियाज. तो काम करो, टाइमलीनेस के लिए पॉइंट नंबर 3 के अंदर लिखो पॉइंट नंबर ए, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म detailed or exhaustive audit procedures only in case of a doubtful situation. मतलब जब तक डाउटफुल सिचुएशन नहीं होती है, आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में काम करेंगे. यस, नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, पर हां, जहां रिस्क ज्यादा है, जहां ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है आपको कि गलतियां हो सकती है, वहां पर आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा. एक वर्ड पढ़ेंगे, रॉम, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट. जहां रॉम ज्यादा होगा वहां आपने और डिटेल में काम करना पड़ेगा. बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड आप हर एरिया में बहुत डिटेल में. देखो इनडायरेक्टली बोल क्या कर रहा है, अपने आपको डिफेंड करो, क्योंकि शायद हर एरिया में आपने सारा काम करना ही नहीं था बहुत डिटेल में. बट सर देखो, अल्टीमेटली ऑडिट को इस तरीके से बनाया गया है कि जितना रिक्वायरमेंट आप उतना काम भी कर लो, जो काम की रिक्वायरमेंट नहीं हो काम छोड़ भी दो, और सही ओपिनियन भी दे दो. अगर आप उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हो तो आप गलती नहीं कर सकते हो. आइडियली वो पैरामीटर्स इस तरीके से ही बनाए गए हैं. बट सर समटाइम्स देयर कैन बी थिंग्स बियॉन्ड द पैरामीटर एज वेल, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे. सेकंड वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट. दो वर्ड है, कॉस्ट एंड बेनिफिट. सुनना मेरा बात क्या होता है. देखो, ऑडिट में आप क्या ऑब्टेन करते हो? इन्फॉर्मेशन. एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, कंपनी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद बैंक ऑन 31 मार्च लेट्स से 10 करोड़ रुपए. कितना है? 10 करोड़ रुपए. आपने एक वर्ड सुना होगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन. अब बैंक को लेटर भेज सकते हो, बैंक कंफर्म कर देगा. समझ लो मेरा बात आप? तो सर आपने बैंक को लेटर भेजा, बैंक ने कंफर्म किया, सर बोला 10 करोड़ बैलेंस है. ये जो 10 करोड़ का इंफॉर्मेशन आपको मिला, क्या ये जिंदगी भर काम में आ सकता है? इसका जो रेलेवेंस है इस साल के लिए है, शायद अगले साल में भी ओपनिंग बैलेंस टैली करने काम में आ जाएगा ऑन अ हायर साइड. मतलब सर इंफॉर्मेशन का वैल्यू जो है ऑडिट में आइडियली डिमिनिश होता है. इस साल की जो वैल्यू है शायद सेम वैल्यू अगले पीरियड्स के लिए नहीं रहेगा. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए टाइम डिवोट करना पड़ता है, रिसोर्स डिवोट करना पड़ता है. तो सर देखो, आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, एंड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. सो बी केयरफुल. इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए जो कॉस्ट है एंड उस इंफॉर्मेशन से जो बेनिफिट आने वाला है, दोनों के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए आप हर थर्ड पार्टी से मिलने के लिए जा रहे हो, डिस्कस करने के लिए जा रहे हो, कंपनी प्रोडक्ट भेज रहा है क्या, ठीक लग रहा है क्या, पैकेजिंग अच्छा होता है क्या, टाइम पे आता है क्या. नन ऑफ योर बिजनेस. सिंपल चीज है, प्रोडक्ट बेचा है, पैसा आया है, खरीदा है, पैसा पे किया है, अकाउंटिंग ढंग से किया है, टाइम पे किया है, खत्म बात. दैट इज योर एक्सपेक्टेशन. आपने उनके बिजनेस में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस. डू यू गेट माय पॉइंट? बात समझ में आया क्या? तो सर रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑडिट डिमिनिशेस. नहीं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, पर ऑडिट के अंदर क्योंकि हमें हर साल वो इंफॉर्मेशन लगने वाला है. थर्ड पार्टी के आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, डेटर्स का बैलेंस हो गया, क्रेडिटर्स का बैलेंस हो गया, हर साल बैलेंस बदलते जाएगा. हर साल उस बैलेंस के लिए वापस से प्रोसेस लगाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा. तो सर इंफॉर्मेशन का वैल्यू इन ऑडिट डिमिनिशेस. तो आपको क्या रखना पड़ेगा दिमाग के अंदर एक चीज, हर इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए जो कॉस्ट है एंड उस इंफॉर्मेशन से आने वाला जो बेनिफिट है, उसके अंदर एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए. आपने अननेसेसरी
अननेसेसरीली बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए यूजलेस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए. राइट डाउन पॉइंट नंबर बी. Relevance and value of information. Point number B. Relevance and value of information in audit. Relevance and value of information in audit diminishes. Relevance and value of information in audit diminishes over the period of time. Over the period of time, hence auditor is required to strike a balance. Auditor is required to strike a balance between the cost of obtaining such information, between the cost of obtaining such information, cost of obtaining such information and the intended benefits, and the intended benefits to be derived from it. Intended benefits to be derived from it in the form of its reliability. In the form of its reliability. In the form of its reliability. एक सिंपल क्वेश्चन वापस से. सर कंपनी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10 करोड़ है, ये चेक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. कंपनी ने बोला उनकी बुक्स के हिसाब से 10 करोड़ है, ये भी एक तरीका है. कंपनी ने बोला ये बैंक स्टेटमेंट हमने प्रिंट निकाल के रखा है 10 करोड़ है, वो भी हो सकता है. या आप बैंक में जाकर के रिलेशनशिप मैनेजर से मिल करके उनके सिस्टम से प्रिंट आउट निकाल लो, साइन करवा लो, ये भी एक तरीका है. मेन फायदा पता क्या होता है, जब आप बैंकर्स से डायरेक्टली कंफर्म करवाते हो तो रिलायबिलिटी ज्यादा होती है. आपको लगता है थर्ड पार्टी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा. तो प्योरली आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, रिलायबिलिटी के लिए कर रहे हो. किसके लिए कर रहे हो, क्योंकि 10 करोड़ का सेम इंफॉर्मेशन बहुत जगह से मिल जाएगा. द ओनली क्वेश्चन इज कहां से ज्यादा आपको कंफर्ट मिलेगा. अश्योरेंस चाहिए कम से कम टाइम में कम से कम रिसोर्सेज को खर्च करके ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट ऑप्टेन करने का, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो मिलेगा ही नहीं, रीजनेबल अराइव करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो सर कैसे बैलेंस स्ट्राइक किया जाए कि कितना खर्चा हमको करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड उस इंफॉर्मेशन से कितना बेनिफिट मिलने वाला. तो देखना पड़ेगा जहां पर मटेरियल अमाउंट्स इन्वॉल्व है, जहां पर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस है, वहीं पर आप ज्यादा टाइम डिवोट करोगे. जहां सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होती है या जहां पर रिस्क ही नहीं होती है वहां पर आपने ज्यादा टाइम डिवोट करना ही नहीं चाहिए. फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर 10,000 रुपए है ऑन एवरेज पिछले 10 साल के अंदर 8-10 ही चलते आया है. थोड़ा बिजनेस बढ़ा 10 से 15 हो गया. इमटेरियल क्या फर्क पड़ता है, चेक थोड़ी करोगे कैलकुलेटर खरीदा क्या खरीदा. इमटेरियल है, यू गेटिंग मे बी 1 or 2 इनवॉइस यू कैन चेक ऑन अ सैंपल बेसिस इफ यू वांट टू आल्सो कि स्टेशनरी खरीद भी रहे हैं क्या, समझ स्टेशनरी नाम पे 5 खरीद जा रहे हैं. एग्जांपल है, मतलब चेक कर सकते हैं आप. समझा पक्का. पॉइंट नंबर 4 लास्ट पॉइंट, अदर मैटर्स. देखो आइडियली 200 के हिसाब से 3 ही चीजें, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमलीनेस, ये 3 चीजें ही है. बट आईसीआई का सजेस्टेड आंसर जो है वो पॉइंट नंबर 4 भी इंक्लूड किया है, वो अदर मैटर्स के फॉर्म में, वो 200 में भी आगे लास्ट में दिया हुआ है. तो काम करो, लिखो पॉइंट नंबर 4 अदर मैटर्स. अदर मैटर्स नंबर ए, अदर मैटर्स में लिखो नंबर ए, collusion among top level management, collusion among top level management, collusion among top level management. Number 2, significant deficiency, significant deficiency or significant deficiency or material weakness, significant deficiency or material weakness in the design of internal control system, significant deficiency or material weakness in the design of internal control system, in the design of internal control system. For example, in the design of internal control system, for example, not performing quotation analysis, not performing quotation analysis, for example, not performing quotation analysis during purchase process, not performing quotation analysis during purchase process. Point number 3, existence
comma, completeness and accuracy, existence, completeness and accuracy of related party transactions, ब्रैकेट्स में लिखो SA550, ब्रैकेट्स में लिखो SA550, पढ़ेंगे हम आगे. एंड लास्ट पॉइंट नंबर डी, नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस, नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस, नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस, ब्रैकेट्स में लिखो SA250. हम डिस्कस करेंगे आगे. इसमें पॉइंट नंबर 1 और 2 डिस्कस करते हैं, 3rd 4th बाद में आएगा रेलेवेंट एसे के अंदर. देखो नंबर 1 क्या लिखा आपने, सर पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट साथ में लेके कल्यूड करना चाहता है. अरे यार, तो इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, दिस इज देयर चॉइस. अगर आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट में ये सिचुएशन नहीं समझ में आती है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. दिस इज बाय डिफॉल्ट लिमिटेशन. मैनेजमेंट इज इंटेंशनली डूइंग समथिंग मे बी बिहाइंड योर बैक विच यू मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई. यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट. आपने डिटेल में काम करना चाहिए. कहीं सिचुएशन मिलती है, एक्शन लेना चाहिए. नहीं मिलता है, कुछ नहीं कर सकते हो. नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग सिचुएशन. अगर इंटरनल कंट्रोल्स चेक करते वक्त, इंटरनल कंट्रोल मतलब परचेस प्रोसेस हो गया, सेल्स प्रोसेस हो गया, कोई भी प्रोसेस चेक करते वक्त आपको कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिलता है, मतलब प्रोसेस जो बना है ना उसमें ही तकलीफ है. जो प्रोसेस का डिजाइन है, डिजाइन में गलती होगी तो फॉलो करते हुए भी पक्का गलती होने वाला है. लोग हो सकता है डिजाइन करके भी गलती कर दे, और पर अगर डिजाइन में गलती है तो गलती कंफर्म है एग्जीक्यूशन में. मतलब सर अगर प्रोसेस को डिजाइन ही गलत तरीके से किया, आपने पढ़ा होगा कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल चैप्टर, कोटेशन एनालिसिस करना ही चाहिए. अगर आप परचेज के लिए कोटेशन एनालिसिस नहीं करते हो तो हो सकता है यार आप ज्यादा महंगा प्रोडक्ट खरीद लोगे. एक्चुअल मार्केट प्राइस शायद कोटेशन लेकर के 40 रुपए लगेगा, यहां पर आपको इस प्रोडक्ट के लिए 60 रुपए देना पड़ रहा होगा. कंपनी का खर्चा बढ़ रहा होगा. कंपनी ये जानबूझ के भी करा सकता है अपने रिलेटिव्स के थ्रू. मे बी एम्प्लॉय इज ट्राइंग टू बाय गुड्स फ्रॉम द रिलेटिव. इनडायरेक्टली इसके लिए क्या हो सकता है, कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाएगा. मतलब इनडायरेक्टली कंपनी के पॉकेट से पैसा निकाल के एम्प्लॉय अपने पॉकेट में पैसा डाल रहा है, कमीशन चार्ज कर रहा होगा, हो सकता है. इसलिए कोटेशन एनालिसिस करना जरूरी होता है. तो कोई कंट्रोल्स के डिजाइन में अगर वीकनेस है, मतलब पक्का से इंडिकेशन है कि गड़बड़ है, ये आपने आइडेंटिफाई करना चाहिए. पर अगर हो सकता है वो आपको बता रहा है प्रोसेस में हम ये सब करते हैं, हम चेक भी कर रहे हैं, उसने आपने जो ट्रांजेक्शन देखे होंगे वहां भी सब ठीक लग रहा है, फिर भी अगर मान लो उनके डिजाइन में इशू है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. सर मे बी इस कंपनी के अंदर बाय डिफॉल्ट फ्रॉड्स हो रहे होंगे जो आप ढूंढ नहीं सकते हो, पर आपने ट्राई करना चाहिए. इस सिचुएशन को एक्चुअली इरेडिकेट कर सकते हैं. आपको कंट्रोल टेस्टिंग करने के लिए बोल दिया. क्या बोल दिया है, कंट्रोल टेस्टिंग, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अंडर कंप्लायंस प्रोसीजर. कहां डिस्कस करेंगे इसमें हम, कंप्लायंस. तो ये सब लिमिटेशन को ना हम कम कर सकते हैं. खत्म करना बहुत मुश्किल होता है. अभी गुड, पक्का नीचे लिखो नोट, जनरल नोट. 3rd 4th पॉइंट बाद में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स के साथ में. नीचे लिखो नोट. ड्यू टू दीज इनहेरेंट लिमिटेशंस, due to these inherent limitations, there is always an unavoidable risk. There is always an unavoidable risk that auditor may not be able to detect all the material misstatements. That auditor may not be able to detect all the material misstatements. मतलब सर इन लिमिटेशंस की वजह से शायद हो सकता है कि आप सारे मटेरियल स्टेटमेंट्स को ढूंढ ही ना पाओ. क्यों हो सकता है, एस्टिमेट में गलती होगी, आप नहीं ढूंढ सकते. सैम्पलिंग लगाया, जो आपने चेक नहीं किया वहां गलतियां हो सकती है, या मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, गलती हो सकती है, या सर टाइम लिमिटेशन की वजह से कोई एरिया पे नॉर्मल प्रोसीजर लगाया, कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं मिला, डिटेल में काम नहीं किया, शायद गलती ही नहीं मिलेगी. मतलब सर ये अपने आप में एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि शायद ऑडिटर को सारी गलतियां ही नहीं मिलेगी. पता है गाइस, ये स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है. आपको मैं पढ़ाऊंगा नया रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट. उस रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट के अंदर देयर इज अ पैराग्राफ कॉल्ड ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ. कौन सा पैराग्राफ, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ. वहां पर ये सब आता है. जो रिवाइज फॉर्मेट है वो फेमस इसीलिए, आपको पढ़ाया जाएगा वापस डिटेल के अंदर. सिर्फ फॉर्मेट नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा उस फॉर्मेट के अंदर वी वांटेड ऑडिटर एग्जैक्टली करता क्या है, किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, कहां उसने ज्यादा काम किया है, कहां कम काम किया है, सब कुछ
अब से उसे अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। रादर सबसे बड़ा जो पैराग्राफ होता है ना, वो हो गया ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। कौन सा पैराग्राफ? ऑडिटर्स। इट कैन रेंज फ्रॉम 1.5 पेज। Like earlier it used to be just hardly 7-8 lines. Now it can be 1.5 page. Literally आपने सब लिखना पड़ेगा। और आपको कब समझ में आएगा पता है क्या? जब आपने सब पढ़ लोगे ना सारे स्टैंडर्ड्स, यही लैंग्वेज वहां आने वाली है पूरी की पूरी। बट स्टिल ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम ज्यादा पास में, तो मेरा फोकस ये रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड सारा पढ़ाई खत्म हो जाए। अभी गुड, श्योर। स्पेंड 2 मिनट्स शांति से बेसिक प्रिंसिपल, इनहेरेंट लिमिटेशन दोनों पढ़ो। दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया क्या? कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। डन। नेक्स्ट 10 मिनट्स ढंग से सुना मेरा बात एक बार शांति से। कुछ चीजें फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत काम में आएगा। पहली बात तो ओल्ड सिलेबस एज पर आईसीएआई मॉड्यूल देयर आर 9 चैप्टर्स। पहले ओल्ड सिलेबस के बारे में बात करता हूं, ठीक है। एसेज देखो, ऑडिट में अगर आप मुझे पूछोगे, उन्होंने चैप्टर के मॉड्यूल्स अलग से दिए थे और आपको ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स के मॉड्यूल्स अलग से दिए होंगे। मतलब सारे एसेज एप्लीकेबल हैं, टॉकिंग फ्रॉम 200 to 700। 8 यूनिट सीरीज फाइनल के लिए है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसएईज, एसआरएस, एसआरईज, एसक्यूसी, सब ऑलमोस्ट फाइनल के लिए, आपके लिए नहीं है। तो आपके लिए 200 से 700 मुझे सब पढ़ने हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिटली सारे के सारे 9 चैप्टर में सारे एसेज कवर नहीं है, बट एटलीस्ट 20 कोर एसेज, ये जो लिस्ट है अपनी 20 की, 100% 1 से 4 के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर किए हैं। समझो मेरा बात। और जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इन 20 से तो क्वेश्चन आते ही हैं। समझो मेरा बात। तो इसका मतलब ही नहीं बाकी एसेज नहीं पढ़े। पर देखो मेरा मेन फोकस क्या रहेगा, पहले ही जो 20 कोर वाला पार्ट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए। इनके रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी डिस्कस करना ट्राई करेंगे। बट आई वुड फर्स्ट रेकमेंड कि पहले सारे एसेज, इनका वेटेज कितना है अगर आप मुझे पूछोगे, बहुत सब्जेक्टिव, बट फ्रॉम ओल्ड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू द वेटेज कैन बी समवेयर अराउंड, इफ यू आस्क मी, 40 मार्क्स टू 45 मार्क्स आइडियली। बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर कैसे रिलेट कर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट दैट, यू गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज 520 भी लिखा हुआ है, किधर भी 530 भी लिखा हुआ है, 540 भी लिखा हुआ है, सब कुछ है और सब पे क्वेश्चंस भी आते हैं। बट ओवरऑल स्टैंडर्ड्स पे कहीं ना कहीं दिमाग में रखो कि 40 से 45 मार्क का पेपर आता ही है, चाहे डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए। आपको कभी कभी लगेगा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, अब वो 200 का पार्ट है, इनहेरेंट लिमिटेशन 200 का पार्ट है, बेसिक प्रिंसिपल 200 का पार्ट है, एंगेजमेंट लेटर 210 का पार्ट है। मतलब जो क्वेश्चंस है आपको थ्योरेटिकल लग रहे होंगे, कहीं का डायरेक्टली ऐसे नंबर मेंशन नहीं करेगा, पर है तो पूरा ऑडिट स्टैंडर्ड सही ना।
पूरा ऑडिट है क्या, एक प्रोसेस है, कहां लिखा है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखा है, वो प्रोसेस आपने फॉलो करना होता है। मतलब आइडियली पूरा सिलेबस ही वही है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास एक हो रहेगा कंपनी ऑडिट, जहां पर आपका सेक्शन 138 से लेकर के 148 का एप्लीकेबिलिटी आता है। इनका वेटेज देखो, रेंज है जनरली 10 मार्क्स से लेकर के 15 मार्क का, कभी कभी 20 मार्क कभी पर भी आ सकता है, कभी कभी 7-8 मार्क कभी पर भी आए, पर 10 से 15 एक नॉर्मल रेंज है जहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है हर एक सबसेक्शन, आइडियली 138 139 का हर सबसेक्शन आपको आना चाहिए, जो बिल्कुल कोर सेक्शन है, लाइक 139 139 140 141 143, ये 4 सबसे कोर है। चारों के चारों विद एवरी सबसेक्शन वी शुड टॉक इन डिटेल। छोटे छोटे माइनर अमेंडमेंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए और डिटेल के अंदर, मतलब इसमें बाकी सबसेक्शन भी पढ़ेंगे, बट इन 3-4 को थोड़ा समराइज करके भी लिख लेंगे ताकि जो कोर पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आई शुड बी रियली कंफर्टेबल। देन दिस इज चैप्टर कॉल्ड वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। देखो ये 16 मार्क का पेपर आना ही है। यहां से ओल्ड सिलेबस से फिक्स था, रिवाइज सिलेबस में अभी भी डाउट है, क्योंकि क्या है ना, इसको एक चैप्टर के फॉर्म में बना दिया, उसके अलग से डिस्कशन करेंगे, बट ओल्ड के अंदर 16 मार्क वाउचिंग वेरिफिकेशन पे आना ही है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमेशा आता है। बेस्ट पार्ट इज गाइस, इस पर रिपीटेशन होता है एंड मेरे हिसाब से इसको याद नहीं करना है, समझना है। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, तो वाउचिंग वेरिफिकेशन समथिंग व्हिच आई कैन नॉट सी, दिस इज अ चैप्टर व्हिच यू कैन टीच फॉर 10 days आल्सो। इट्स अबाउट कीप टॉकिंग अबाउट एवरी एरिया, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, हर किसी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। समझ में मेरा बात? पर अपने लिमिटेड टाइम डिवोट करना है कि नॉर्मली वाउचिंग वेरिफिकेशन क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आंसर लिखते हो क्या क्या चीजों को दिमाग में रखना है, क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए मेरे को। तो प्रॉब्ली आई विल डिवोट गुड 1.5 to 2 hours ऑन वाउचिंग वेरिफिकेशन जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट द कॉन्सेप्ट्स आर एंड आइडियली आपने क्या पढ़ते हुए कैसे दिमाग लिखते हुए प्रैक्टिस करना चाहिए। इसमें कुछ याद कराने वाला बात नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। हाँ, जितना पढ़ोगे उतना लैंग्वेज इंप्रूव होगा, उतना उनके लैंग्वेज के करीब जाओगे। ऑब्वियसली आपने रीडिंग करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, सिंपल है, छोड़ देते हैं, पढ़ेंगे ही नहीं। जब आपने कोई एरिया पढ़ा ही नहीं है, उस पर पहली बार अगर कुछ आंसर लिखोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम क्लोज टू दी आईसीआई लैंग्वेज। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, टाइम डिवोट करना पड़ेगा। कुछ कुछ बहुत सिंपल भी होते हैं, चारों डिफिकल्ट नहीं आते, 4-5 सिंपल आते हैं, 2 थोड़े से ऐसे डाइसी होते हैं। पर अगर आपने सारे पढ़े होंगे एक बार, इतने सजेस्टेड आंसर्स ही हैं, सब अगर रीड कर लो तो यार 90% चांस है उसमें से कुछ फॉलो होने वाला है। लाइक इट्स रिपीटेशन नॉर्मली, क्योंकि जो पूछना सब पूछ चुके हैं एक बार, तो वहीं से आने वाला है। आइडियली सारे सेशंस एग्जिस्ट करते हैं, वो आपने फोकस करना चाहिए। इन दिस समथिंग कॉल्ड एज स्पेशल ऑडिट। यहां पर ना आपका गवर्नमेंट ऑडिट भी आता है, आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट भी आता है, सीएजी के बारे में पार्ट भी आएगा, बाकी चैप्टर्स। इसके अंदर सीएजी वाला पार्ट, गवर्नमेंट ऑडिट एंड लोकल बॉडी, आई विल डिवोट गुड टाइम बिकॉज चांसेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के वहां पे। बाकी जो जनरल एरिया है, क्लब, सिनेमा हॉल वगैरह, वो देखो रीडिंग करने लायक है। उसमें से मेन कुछ पॉइंट्स जिनको बेस रखते हुए आंसर बनाना होता है, 2 एग्जांपल ले लेंगे, मेन पॉइंट्स लिखवा दूंगा, उनको कंसीडर करते हुए आपने आंसर लिखना पड़ेगा। तो देखो बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स है ना, अपने स्पेशल ऑडिट हो गया, सीआईएस वाला पार्ट हो गया, इनका वेटेज अगर आप मुझे पूछोगे तो देखो वाउचिंग वेरिफिकेशन 16 मार्क, स्पेशल ऑडिट का वेटेज कैन बी समवेयर अराउंड 8 to 10 मार्क्स, समटाइम्स दे कैन बी मोर देन दिस, बट नॉर्मली 8 से 10 मार्क। मतलब अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, अगर आप नॉर्मली देखो शांति से, मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन हो गया, कंपनी ऑडिट हो गया एंड स्टैंडर्ड्स। एंड एक बात और, स्टैंडर्ड्स पढ़ने के अलावा मैं चाहूंगा कुछ बेसिक थियरी क्वेश्चंस चैप्टर 1 to 3 4 से आते हैं। फॉर एग्जांपल इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अभी किसी स्टैंडर्ड में नहीं है, पर थियरी क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 में दिया है। समझो मेरे बात आप, तो वो कुछ बेसिक थियरी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनका एक लिस्ट रहेगा, हम उनको डिस्कस भी करेंगे। आखिरी 3 घंटे के अंदर वही चीजें पढ़ने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट सिचुएशन कि अपने को ये सब डिस्कस करने चाहिए। इन पे एक बेसिक थियरी क्वेश्चन आ सकता है, तो सर वो एक वेटेज मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 मार्क का। और अच्छा, एक क्वेश्चन लॉ से आ सकता है, लाइक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूसेज किस किस पर्पस के लिए हो सकता है, बायबैक के प्रोविजंस क्या हैं, बोनस इशू के प्रोविजंस क्या हैं, आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के प्रोविजंस क्या हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। एक डिविडेंड का पेमेंट का प्रोसेस क्या होता है, 1 क्वेश्चन फ्रॉम देयर कैन बी आस्क्ड। इट्स फेयर इनफ अकॉर्डिंग टू मी। आपने लॉ का एग्जाम लिखा है, एक बार आपको बोलूंगा कुछ सेक्शंस आपने गो थ्रू करने चाहिए वंस, एक बार आपने को रीड करके जाना ही चाहिए। दैट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। मेरा फोकस, आई विल ट्राई जितने भी कोर एसेज है सब खत्म कर दूं, छोड़ना मैं एक भी नहीं चाहूंगा, बट जो लगेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है समझा करके उड़ाते जाऊंगा, बट जितने इंपॉर्टेंट है सब डिस्कस कर लेंगे। कंपनी ऑडिट कोर सेक्शन चारों 139 140 141 143 हर एक सब सेक्शन डिस्कस कर लूंगा, बाकी एक जनरल डिस्कशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ रहे मेरे बात? वाउचिंग वेरिफिकेशन जनरली गलतियां कहां होती है, क्या चीजें दिमाग में रखनी है, सैंपल एक आंसर लेकर के सर बता दो लिखना कैसा है, वो डिस्कशन हो जाएगा, उसके बियॉन्ड जाने का फायदा नहीं होगा।
नेक्स्ट स्पेशल ऑडिट, इसमें लोकल बॉडी हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बॉडी हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट हो गया, सीएजी के बारे में जो पावर्स एंड ड्यूटीज है उनका अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल एंड ऑल, वो प्रोसेस पढ़ लेंगे, वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जनरल जो आंसर्स रहेंगे वो एक बार नॉर्मल 2-4 केसेस एग्जांपल लेके डिस्कस करके उड़ा देंगे। दैट इज गोइंग टू बी द एक्सपेक्टेशन। सीआईएस आई डिवोट गुड 1.5 आवर, उसमें जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं ओल्ड सिलेबस के सब डिस्कस करके पूरा एक प्रोसेस समझा करके आपको बता दिया जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसेस फॉर ओल्ड सिलेबस। माय एक्सपेक्टेशन विथ यू इज, आपके पास में 3 मॉड्यूल रहने वाले हैं। पहला मॉड्यूल जो रहेगा आपको पूरे ऐसे का मॉड्यूल है, 200 से लेकर के 700 तक पूरे के पूरे, वो आपको फर्स्ट मॉड्यूल मिल जाएगा जहां पे सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रहेंगे। सेकंड मॉड्यूल के अंदर आपके जनरल चैप्टर्स जो है 1, 2, 3, 4 के जो क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा वाउचिंग, वेरिफिकेशन, कंपनी ऑडिट, समझ लो ये सारे चैप्टर्स का एक मिसलेनियस मॉड्यूल रहेगा जो एक्चुअली आईसीआई मॉड्यूल को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है कि आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से जो क्वेश्चंस आएंगे वो सेकंड मॉड्यूल में पूरे कवर किए। फर्स्ट मॉड्यूल प्योर एसे पर्सपेक्टिव विच विल कवर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ चैप्टर 1 to 3, 4 ऑल्सो, बट स्टिल उनमें कुछ और अलग से क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरप्राइज चेक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्करेंट ऑडिट या कंटिन्यूस ऑडिट क्या रहता है, अभी ऐसे में नहीं है बट आईसीआई मॉड्यूल के चैप्टर्स के अंदर दिया है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को निकाल करके मैंने एक सेकंड मॉड्यूल में इंक्लूड कर दिया है जो आपको अलग से मिल जाएगा, जो हम डिस्कस भी कर लेंगे। थर्ड मॉड्यूल इज गोइंग टू बी क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल, जहां पर आपको सारे ऐसे में 200 आज तक कितने क्वेश्चन आए, 210 में क्या क्या क्वेश्चन आए, वो सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इन दी थर्ड मॉड्यूल। एक्सपेक्टेशन ये है जैसे से ऐसे पढ़ते जाएंगे आपने रेस्पेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ते आना चाहिए। प्रोबेबली फर्स्ट 3-4 डेज आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, उसके बाद में जितने ऐसे हो जाएंगे आपने इमीडिएटली पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। दैट इज द आइडिया। अभी गुड, ओल्ड सिलेबस के लिए पूरे 15 लेक्चर तो होने वाले, उसके ऊपर 1-2 हो सकता है, समझो मेरा बात। रिवाइज सिलेबस आपने ये सब पढ़ना है एक्सेप्ट, कैन यू सी ये जो सीआईएस वाला पार्ट था इसके लिए आपका अलग चैप्टर आ जाएगा, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर ऑडिट कैसे करते हैं, समझ रहे हो। टॉकिंग अबाउट द वेटेज स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, आई विल प्रूव इट टू यू इफ यू कम हियर एंड लुक केयरफुली, ध्यान से देखो, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया। देखो ये देखो 20 से 25% किस चीज के ऊपर, देखो पूरे सारे एसेस दिख रहे हैं आपको, मुझे बताओ कुछ भी और दिखता है ऐसे के अलावा, सिर्फ एसेस है पूरे के पूरे। फिर देखो ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एसेस है क्या पूरे के पूरे, मतलब प्रैक्टिकली चैप्टर 1 to 7 इज ओनली एसेस। कितना मार्क्स? 20 से 25 मार्क। वेट कम डाउन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस ये भी ऐसे है क्या? ये 5 से 15। इसके अंदर देखो रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, हाँ इसमें ऐसे के अलावा भी कंटेंट आता है थोड़ा सा, इसमें ऐसे के अलावा भी कंटेंट आता है, फिर भी एक 315 तो आने वाला है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वाला पार्ट, वो भी वेटेज 10 से 15। मतलब प्रैक्टिकली आप नोटिस करो 20 मार्क एवरेज पकड़ू यहां से, 10 मार्क यहां से पकड़ू 30 और 10 मार्क यहां से पकड़ू 40। प्योर essay based question expected है, and I'm telling you it is expected that ICAI will also stick to this weightage for asking questions, so you need to be very careful। जितने essays डिस्कस किए जा रहे हैं उन पे पेपर में क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। देन इफ यू सी केयरफुली, फ्रॉड 240 का पार्ट है बट यहां पर कंपनी ऑडिट का वेटेज ज्यादा है जो 15 से 20 मार्क है, मतलब यहां पर ऑलमोस्ट 10 से 12 मार्क तो कंपनी ऑडिट पे रहेगा और एक क्वेश्चन फ्रॉड के ऊपर अलग से आ सकता है। तो सर रिवाइज सिलेबस में कुछ चैप्टर को और डिटेल में डिस्कस किया है, फ्रॉड वाला पार्ट इतना डिटेल में नहीं था ओल्ड सिलेबस में जितना रिवाइज सिलेबस में। तो रिवाइज सिलेबस के लिए इन चैप्टर 1 से 8 में जो एडिशनल चीजें हैं वो डिस्कस करने के लिए कम से कम 2 लेक्चर और एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी इन द एंड जस्ट टू डिस्कस द एडिशनल पार्ट्स व्हाट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीस चैप्टर्स रेस्पेक्टिवली, वो अपने को अलग से डिस्कस करने पड़ेंगे। देन उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ऑडिट रिपोर्ट अपना 700 सीरीज वाला पार्ट पूरा का पूरा 5 से 15% एक्सप्लिसिटली, मतलब प्रैक्टिकली अगर आप मुझे पूछोगे ना 50 मार्क का एसेस के जाता ही नहीं है। See, I don't want to do it on a higher side. I'm talking on a conservative side कि 40 मार्क तो है ही है, आपने इग्नोर ही नहीं करना है। बाकी बचा देखो क्या है, ये वाउचिंग वेरिफिकेशन है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस वाउचिंग वेरिफिकेशन 10 से 15 मार्क। फिर नीचे आओ ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, सब मिलाकर के 15%। मतलब यहां पर आपका कॉर्पोरेट सोसाइटी ऑडिट भी आ गया, गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट भी आ गया, सीएजी भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो सब मिलाकर के 10 से 15% है, मतलब मैक्सिमम 15 मार्क का पेपर आ जाएगा वहां से। बाकी सब कुछ जो है वो ऐसे ओरिएंटेड चैप्टर्स ही हैं पूरे के पूरे, इंक्लूडिंग कंपनी ऑडिट। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया है मेरे हिसाब से, यू शुड स्टिक टू दिस। पूरा फोकस इन्हीं चीजों पे रखना चाहिए। सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्या आपसे, मेरा बात सुनो, पढ़ते वक्त समझ में आएगा, लिखते जाना साथ साथ के अंदर जितना पॉसिबल रहेगा लिखवाऊंगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा सिलेबस नहीं हो पाएगा तो मुझे लिखवाना बंद करना पड़ेगा और खींचना पड़ेगा फटाफट से। ऑन दैट टाइम विल स्टार्ट रनिंग, बट ऑन दैट टाइम वेरेवर आई से कि यार ये 143 सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, घर जाके समराइज करना तो करना। If you devote 10-15 minutes immediately on the same day, it's going to be easy for you. तकलीफ नहीं आएगा। अगर आप 5 दिन बाद वापस निकाल के पढ़ोगे नहीं याद आएगा यार, प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल हो सकता है, समझ रहे हो। अगेन एक वापस एक बात बोलता हूं, जनरली ऑडिट पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, वापस से बोल रहा हूं डिफिकल्ट नहीं आता है। डिफिकल्टी क्या होती है, आपने कभी क्वेश्चंस देखे नहीं होते।
आपने सिर्फ कौन से देखे होते हैं, आपने कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं, वहां सडनली क्वेश्चन दिखा, समझ ही नहीं आ रहा कि दिमाग को करना क्या है, क्योंकि आपने जितना समझना था, समझना आसान होता है. Writing is a different level of game altogether. For that, you need to read questions, you need to see answers, write answers, practice answers. और अगर आपको तकलीफ आ रहा है, मुझे जाके पूछो, बट प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा. इट्स नॉट स्कूल. मैं बोलूंगा A for apple लिखो. समझो मेरी बात. वी कैन डिस्कस क्वेश्चन, वी कैन डिस्कस आंसर्स, बट अल्टीमेटली लिखना आपको पड़ेगा, प्रैक्टिस आपने करनी पड़ेगी. वो अगर आप अभी से शुरू करोगे शायद हेल्पफुल रहेगा पक्का से. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मॉक टेस्ट पेपर्स. आईसीआई के 2 मॉक टेस्ट पेपर आते हैं, वो आपने एक आध प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए समझने के लिए वेयर डू यू रियली स्टैंड. दैट विल गिव यू रियली गुड आइडिया टू अंडरस्टैंड कि अच्छा पेपर इस पर्सपेक्टिव से, इट इज वेरी क्लोज टू योर एक्चुअल एग्जामिनेशन, वेरी वेरी क्लोज टू योर एक्चुअल एग्जामिनेशन. अगर आप उसको ऐसा बेस रखते हुए मेहनत करते हो, आपको समझ में आ जाएगा वेयर एम आई रियली लैकिंग. थोड़ा टाइम डिवोट करना. रिवाइज सिलेबस वेटेज बहुत ज्यादा है. ओल्ड सिलेबस रिवाइज सिलेबस कंटेंट बहुत ज्यादा है. ओल्ड सिलेबस कंटेंट है पर इतना ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू रिवाइज सिलेबस. सो एक्सपेक्ट इन रिवाइज सिलेबस देयर विल बी एडिशनल क्लासेस इन द एंड. पहले के 15 लेक्चर में ट्राई करूंगा जो कॉमन है 10-12 वो खत्म हो जाए, उसके बाद ओल्ड खत्म हो जाए, फिर रिवाइज पे जंप करूंगा. दैट इज गोइंग टू बी आवर स्ट्रेटजी. अभी गुड, श्योर, वेट.